आज के टॉपिक में बीच बीच में बहुत सारी सीरियस बातें होंगी। आज हमारे साथ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं जिनका नाम है यशोधरा। बहुत बहुत स्वागत। ताली बजावे। एक चीज बताइए यशोधरा, एंड आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ विदाउट साउंडिंग कि मैं सीरियस नहीं हूँ, है ना। डू आई हैव सम इश्यूज? मतलब लोग अवैध ढंग से अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? आपने कहा कि बच्चे भी हैं जो अमेरिका पहुंचते हैं। यूएस में कोई भी बच्चा अगर 18 साल से नीचे है तो उसके पास सर्टेन राइट्स हैं। वो बच्चे अकेले ही जाते हैं। वहाँ पे बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स का मर्डर कर दिया जाता है। बताते हैं कि ऐसे सामने डेड बॉडीज पड़ी हैं, तो वी जस्ट क्रॉसिंग देम। द मिनिमम एज ऑफ द किड दैट आई हैंडल्ड वाज 7 years old, और वो इंडिया से था। लोगों को लगता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल बात नहीं कर पाता। आप इंट्रोवर्ट तो नहीं है बिल्कुल। मैं अपने एकांत में इंट्रोवर्ट हूँ। इस रूम में 2 लोग हैं जो शिकागो होके आए हैं और ये तो पंजाब से हैं। तुमको जाना है अमेरिका? अरुण नमस्ते। गीता कॉलोनी से नोएडा का सफर मुश्किल से तय करें आप कह रहे। कितना पैसा देना होगा कबूतरबाजी के लिए और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा? अगर 25 लाख देंगे तो डायरेक्टली आपको फ्लाई करवाया जाएगा इंडिया से मेक्सिको, और वहां से फिर आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। अगर आपको फैसिलिटी चाहिए, आपने आपको पकड़वाना है। मतलब मेरा जो आधार कार्ड है, हाँ, exactly. पासपोर्ट, वोटर कार्ड सब फाड़ देना। ऑर्डिनरी में हमारा एक पेरेंटिंग पे कॉलम होता है। बेटा नाम बताओ कॉलम का। ओ परवरिश। एक सवाल मेरा भी है यशोधरा जी से, मैम गन कल्चर के बारे में क्या कहना? आपको ये सवाल गूगल नहीं किया? सीरियस टॉपिक को तूने फनी बना दिया। डोपामिन जो वो हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है वो करने से, तो यू विल वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई है जो थोड़ा सा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, व्हाट शुड वी डू? ये तीसरा एपिसोड है। प्रोग्राम का नाम अभी तक विद्वानों ने रखा है गेस्ट इन द न्यूज रूम, और उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा चर्पी रखना है, ऐसा चहकते हुए लोग दिखने चाहिए। पर आज के टॉपिक में बीच बीच में बहुत सारी सीरियस बातें होंगी। काहे से कि आज जो इंसान हमारी गेस्ट हैं, एक तो वो हमारी दोस्त हैं, और कई लोग होते हैं जो दोस्त नहीं होते पर यहाँ आके बन जाते हैं, जैसे सोनाली बेंद्रे। जलता है मजनू। और अमेरिका में काम कर चुकी हैं, हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं। काम क्या करती हैं वो बड़ा दिलचस्प है। अमेरिका में दुनिया भर से हज़ारों लाखों लोग अवैध ढंग से पहुँचते हैं शरणार्थी बनने के लिए, पर चूंकि वो अवैध ढंग से पहुँचते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं, पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। उसमें कई 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियाँ भी होते हैं। अब उनको पकड़ने के बाद फिर अमेरिका क्या करता है, उनकी क्या ट्रेनिंग होती है, क्या उन्हें जेल में डाला जाता है, क्या उन्हें वयस्क होने के बाद जेल में डाला जाता है, और इन सब के बीच एक हिंदुस्तानी को वहाँ पर क्यों बुलाया जाता है, उन लोगों से बात करने के लिए ये आज जानेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हैं जिनका नाम है यशोधरा। बहुत बहुत स्वागत। ताली बजावे। अच्छा ये बताइए कि जैसे हम लोग ऐसे मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट बोलते हैं ना, तो मैंने ये जे को बोला कि ये मेंटल हेल्थ, तो शी वाज लाइक वाओ, व्हाई डिड यू से वाओ, मतलब व्हाट वाज सो वाओ अबाउट इट? क्योंकि सब मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो अभी लाइमलाइट में नहीं है और लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। ऐसा है? मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात नहीं करते हैं? आई थिंक कोरोना के बाद काफ़ी बात होने लगी है, काफ़ी चर्चा होने लगी है मेंटल हेल्थ के बारे में, बिकॉज काफ़ी सारे केसेस आए हुए आइसोलेशन के, यू बिन लिविंग अलोन। बहुत बार ऐसे हुआ है कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है कि क्या करें, अकेले रह रहे हैं, किसी के साथ रह रहे हैं। काफ़ी टाइम लोगों ने आपस में स्पेंड नहीं करा बिकॉज सब काम पे जाते हैं। अब जब कोरोना में इकट्ठे रहना पड़ा, फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि कैसे करना है, क्या है, अब क्या करना चाहिए हमें। तो मेंटल हेल्थ इज नाउ मेजर इशू। थोड़ा सा बात कर रहे हैं लोग इसके बारे में बात करें। करेक्ट। कैसे, जैसे यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें इशू है? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग डिनाइल मोड में रहते हैं कि अरे यार हमें थोड़ी होगा, थोड़ा सा परेशान ही तो है, थोड़ा सा तनाव ही तो है। वो आइडेंटिफिकेशन की शुरुआती चीज़ें क्या होती हैं? करेक्ट। तो सबसे पहले ये होता है कि अगर आपको कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं तो आपको उस बारे में बात करनी है, आपको छुपा के नहीं रखना। किस तरह के इश्यूज? जैसे डिप्रेशन, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, जैसे चिड़चिड़ापन है कि आप किसी छोटी सी बात पे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल है कि कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल। अगर आप किसी वक्त ज़्यादा गुस्सा करें या स्नैप आउट हो जाता है कि हर किसी पे आप स्नैप कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इट कैन टेक अ मेंटल हेल्थ इशू। आप बन सकता है, बड़ा बन सकता है। तो आपको वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपको ज़्यादा नींद आ रही है या कम नींद आ रही है, और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको प्रॉब्लम हो रही है कुछ काम करने में, तो अगर हम कंसंट्रेशन इशू आ रहा है, कंसंट्रेशन इशू है, अच्छा एंजाइटी एक चीज है। बताइए यशोधरा, एंड आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ विदाउट साउंडिंग कि मैं सीरियस नहीं हूँ, है ना।
जैसे मेरा काम एक एडिटर के तौर पर इन लोगों के काम का लगातार रिव्यू करना है, जिसमें मैं कुछ एक दफ़ा शाबाशी देता हूँ और ज़्यादातर जगह इनको खुराक मिलती है। तो मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि आई एम स्नैपिंग एट देम क्वाइट रेगुलरली, सो डू आई हैव सम इश्यूज? नो, इट्स नॉट दैट। हम मेंटल हेल्थ इश्यूज कब बोलते हैं? जब वो 6 महीने से ऊपर हो जाए और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम करे। अगर गुस्सा कर रहे हैं किसी पे, वो स्वाभाविक है। अगर आपको किसी कोई कुछ बोला, आप उस पर कुछ गुस्सा कर रहे हैं, वो हो सकता है। बट अगर वो जो आपका बिहेवियर पैटर्न है वो 6 महीने हर से वक्त ही ज़्यादा है। चिड़चिड़े हैं अगर हाँ, आप। हर वक्त। लेकिन उसमें हमारे जैसे DSM जो हम हमारे हाँ, उसमें 6 मंथ से ऊपर कोई भी बिहेवियर अगर पैटर्न रहता है, अगर जैसे हम डिप्रेशन की भी बात करते हैं तो वो 6 महीने से ऊपर, जैसे अगर आप ज़्यादा रो रहे हैं या आप ज़्यादा इनक्लोज स्पेस में रह रहे हैं, आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर कोई भी बिहेवियर वो 6 महीने से ऊपर रहता है तो वो मेंटल इशू बन सकता है। तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। अगर नॉर्मल ऐसे तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं, या जैसे बहुत खुश हो जाता है कभी कभी, दैट इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर, वो रहता है, वो बिल्कुल रहता है। इस पे बोलो। एवरी डे, हाँ, क्या यस। आपकी माइक पकड़ना हमारा काम है। बोलो। मतलब आपकी जो डेली लाइफ और रूटीन है उसमें Functioning में इट उसपे। शुड बी अ प्रॉब्लम। जैसे एक बाधा आ रही है और वो 6 महीने से ज्यादा होती है तो इट इज क्लासिफाइड ऑफिशियली एज हाउ डू यू नो mental ऑल दिस? disorder. आई स्टडीड इन माय अंडरग्रेड। ये तो गेस्ट क्या हमारे एकदम होस्ट भी न्यूज रूम में जो हैं। आप कल एक टर्म इस्तेमाल कर रही थी मुझसे बातचीत करते वक्त, क्या टर्म था वो? कौन सा टर्म? मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ बोल रही थी ना तो मैं वो क्या बोल रही थी कि वो क्या है? सेल्फ डाउट? क्या सेल्फ बैशिंग? हाँ, वो मैं एक्चुअली सेल्फ बैशिंग? Self-bashing. सेल्फ बैशिंग क्या होता है? आप अपने आप को कुछ भी गलत करते हैं तो अपने आप को ही हर उसके सोचते हैं कि मैं ही खराब हूँ, या सेल्फ क्रिटिकल, या यू सेल्फ क्रिटिकल ऑफ योरसेल्फ, कि मेरे में ही प्रॉब्लम है, मैंने ही किया। यू डोंट गिव। हमारे इंडियन जैसे एशियन में बोलते हैं दैट, हमारे जैसे लोगों से क्या किसमें? एशियंस को कैसे बोलते हैं अमेरिका वाले? एशियन। एशियन। हाँ, तो हमारे ये अच्छा था। हाँ, कैसे बोलोगे? नहीं बोलेंगे हम। कानपुर में कैसे बोलते हैं एशियन को? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कह रही है लोकस ऑफ हाँ कंट्रोल। प्लीज। लोकस ऑफ कंट्रोल। तो हमारे उसमें क्या होता है कि हम Locus of control. हाँ, लोकस ऑफ कंट्रोल। तो हम अगर कुछ भी गलत करते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं कि ये इनकी वजह से हुआ। जैसे अगर कुछ नहीं, जैसे काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया इसलिए आज मेरा काम खराब हो गया। तो ये हमारे एशियंस में ये होता है। अरे हमारे यहाँ हाँ, मतलब- आप एशियंस में क्यों जा रहे हो? हमारे न्यूज रूम में होता है। वर्क रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी, टाइटल थंब क्यों नहीं भेजे, तो वो दूसरे पे डाल दूसरे पे देते हैं। blame तो करते इनको हैं। क्या बोलते हैं? लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब कि आप इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसमें एक बाहरी किसी भी चीज के लिए आप ब्लेम डाल देते हैं, और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की यू टेक द निखिल, तुम रिस्पांसिबिलिटी। सुन रहे हो ना? हाँ, लोकस ऑफ कंट्रोल। अच्छा, और इंटरनल में? इंटरनल की यू टेक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग बैड अराउंड यू। हाँ, जैसे मान लो कुछ आप, भी किया मैंने गलत जैसे किया। आप मैच में हार गए, हाँ, उसके बाद आपने पूरे मैच भर ट्रोल किया था लोगों को। हाँ। अब आपको ट्रोल किया जा रहा है तो आप वो भी नहीं ले रहे हैं। हाँ, exactly. और गुस्सा हो रहा है कि कोई किट पैक नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? दद्दा, आइए। हाँ, इधर। हाँ, ये आपने किया था पिछले मैच में। पिछले मैच में गुस्सा होके चला गया, बोला देखो कोई किट भी पैक नहीं कर रहा मेरे साथ। पिछले मैच में आप लड़े थे, पहले मुझसे फिर कुलदीप भैया से। गवाह है सारे लोग जो खेलने जाते नहीं, वो तो उसने कह दिया था, और आप गुस्सा हो मैच सकता जीते है। थे, उसके बाद भी आप लड़े नहीं, वो थे। तो हम जीतते नहीं, हैं। नहीं, ये- आप इतना क्लियर करिए पहले। प्लीज ऐसे जो नहीं, नहीं, नहीं। जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं उनको बार बार नहीं बोलते। उस दिन- सूरज पूरब में उगता है, सौरभ की टीम मैच उस जीतती है। दिन मैं इसलिए गुस्सा चलिए। था, मुझे वार्निंग दी गई थी ना कि मैं देर से आऊंगा तो मारा जाऊंगा, तो इसलिए मैं और हाँ, नहीं नहीं, ये इसको जीशा ये बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें बताऊं। सो आई वाज टॉकिंग टू अ वेरी रिनाउंड स्क्रिप्ट राइटर, हिज नेम इज अभिजात जोशी। अभिजात जोशी ने पीके, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और संजू जैसी फिल्में लिखी हैं राजकुमार हिरानी के साथ मिलके। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि जब एक स्टोरी चल रही होती है ना, तो आप फ्लैट स्टोरी नहीं चाहते हो, आप चाहते हो स्टोरी में खूब सारे मूवमेंट हो, है ना। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। हम सब ने 3 इडियट्स देखी है। उन्होंने कहा 3 इडियट्स का सबसे ज्यादा सीरियस सीन कौन सा है जिसमें आप रो दिए? एनीबॉडी? सबसे ज्यादा दुखी सीन? अब्बा नहीं मानेगा। नहीं, अब्बा सुसाइड वाला सीन सबसे दुखी सीन है, जिसको हम बॉटम में रख सकते हैं इमोशन के, बिल्कुल, है ना, कि आप बिल्कुल बैठ जाता है दिल। उस सीन के ठीक पहले क्या हो रहा है? क्या हो रहा होता है ठीक पहले? नाच रहे होते हैं, ऑल इज वेल कह रहे होते हैं। तो वो स्टोरी टेलिंग का ये पैटर्न होता है जिसमें आप ब्रेक देते हो सामने वाले को। एक सीरियस बात हुई एंड देन एट द लाइटर साइड।
इसलिए दद्दा हमारी लाइट साइड है। ठीक है, ऑल राइट। मैं ये जाना जो सबसे ज़्यादा हम लोग की दिलचस्पी पैदा हुई कि मतलब लोग अवैध ढंग से अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, और उसमें ऐसे तो हमें पता है कि उनको लगता होगा अच्छा एक बार घुस जाएंगे फिर वहाँ कुछ मैनेज कर लेंगे, फिर फौज डॉक्यूमेंट ये वो। हमको लगता था गुंडे बदमाश टाइप के लोग और आतंकवादी टाइप के लोग थोड़ा इन सब में ज़्यादा, जो हम लोगों को फिल्मों में दिखाते हैं कि एकदम नकली पासपोर्ट वगैरह वगैरह। पर आपने कहा कि बच्चे भी हैं जो अमेरिका पहुंचते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। एंड व्हेन यू सेड कि इंडिया से बहुत जाते हैं, देन आई वाज रियली सरप्राइज्ड। तो आप सबने सुना होगा कि कबूतरबाजी जैसे ये टर्म यूज होता है कि हाँ, जीशा उसको कबूतरबाजी ही बोलते हैं। और एक डोंकी भी वर्ड यूज होता है। अगर आपने वो मूवी अब आई थिंक वो आ रही है डोंकी, हाँ नहीं वो उसकी हाँ एमी विर्क की जो ये बॉलीवुड के डसे हुए लोग। सो आई मीन यू मस्ट वॉच दैट मूवी बिकॉज एमी विर्क की, हाँ दैट इज बेस्ड वो जो लॉन्ग इलायची गाने में था। हाँ जी वही, हाँ एग्जैक्टली। लाची था ना, इलायची बोल दी। हाँ, डंकी। तो उसमें जैसे इंडिया से बहुत सारे बच्चे जाते हैं और ये पैटर्न है कि 16-18 साल से आपको नीचे होना है। यूएस में कोई भी बच्चा अगर 18 साल से नीचे है तो उसके पास सर्टेन राइट्स हैं टू अप्लाई फॉर असाइलम। कहीं से भी पहुंचाओ, कहीं से भी पहुंचाओ, कैसे भी पहुंचाओ, कैसे भी पहुंचाओ। 18 साल से वो लॉ, उनका यूएस लॉ कहता है दैट दे कैन अप्लाई फॉर असाइलम। तो चाहे बट उसमें जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं कि अगर आप जैसे मिसट्रीटेड हैं अपने कंट्री में, या जैसे आप अबैंडन्ड हैं या ट्रैफिक्ड हैं, तो आपको असाइलम मिलना आसान होता है। तो अबैंडन जैसे आपको घर वाले नहीं हैं, आपके छोड़ दिया, तो आप ट्रैवल करके बता सकते हैं कि मैं अबैंडन्ड हूँ, मेरे घर वाले नहीं हैं। तो इंडिया में मेजरली बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो स्पेशली क्यों जाते हैं, अमेरिकन ड्रीम फॉलो करने के लिए। पेरेंट्स भेज देते हैं कि यहाँ पे बच्चा कुछ कर नहीं रहा है तो हमारी भी ज़िंदगी संवर जाएगी, वो वहाँ पे जा रहे हैं तो पैसे भी कमाएंगे और घर भेजेंगे तो हमारा अच्छा चलेगा। और कई पेरेंट्स इसलिए भी भेजते हैं बिकॉज पंजाब में बहुत ज़्यादा कल्चर है आपके ड्रग्स का। तो अगर ड्रग्स से वो बोलते हैं कि एटलीस्ट आप इससे तो दूर रहेंगे, तो वो भेजते हैं। बट उसमें काफ़ी सारे पैसे लगते हैं विच आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल। बट बाकी जो कंट्री से जो मेजरली देखा जाता है बच्चे जाते हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री से, जैसे कौन से देश? अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, आपका निकारागुआ, गिनी, हेटी, यहाँ से बहुत सारे बच्चे आते हैं। वही मैक्सिको बॉर्डर से। हाँ, मेक्सिको बॉर्डर, बिकॉज यूएस का जो लगता है वो मेक्सिको है, तो वो मेक्सिको बॉर्डर से क्रॉस करते हैं। बट आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि वो लोग मेक्सिकन्स नहीं होते हैं, दे जस्ट क्रॉस मेक्सिको एंड एंटर यूएस, वो मेक्सिकन्स नहीं होते हैं। तो और जो ये वाले सेंट्रल अमेरिकन जैसे गिनी, घाना, गेटी और जैसे आपके अल साल्वाडोर, ये सारे जो ग्वाटेमाला से बच्चे आते हैं, उनके अलग रीजंस हैं। उनके रीजंस क्या हैं? पॉलिटिकल पर्सिक्यूशन है, वहाँ पे गैंग वायलेंस है, वहाँ पे बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स का मर्डर कर दिया जाता है। सो दे आर ईदर लिविंग विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, या जैसे मदर या फादर में से कोई ना कोई यूएस में है, तो वहाँ पे बहुत इंस्टेबिलिटी रहती है पॉलिटिकली वाइज, और वहाँ खाने को पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे इसलिए ट्रैवल करते हैं। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड, द मिनिमम एज ऑफ द किड दैट आई हैंडल्ड वाज 7 years old। 7 साल का बच्चा? 7 साल का, और वो इंडिया से था। मतलब सुन के वैसे गूज़बम्स वो होते हैं। एंड ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, उसके मदर फादर के साथ आया था, बट उसको सेपरेट कर दिया था क्योंकि मदर फादर 18 साल से बड़े थे, तो वो डिटेंशन सेंटर में थे, और यहाँ पे बच्चों को शेल्टर होम में रखा जाता है। और इतना छोटा सा बच्चा था, और वो सारा दिन रोता था, दिन रात रोता था। उसको फिर हमें इन्वॉल्व करके रखना था, बिकॉज टिल द टाइम ही इज रीयूनिफाइड विद द फैमिली, तो बच्चे शेल्टर होम में ही रहते हैं। रीयूनिफाइड कैसे होते हैं मतलब? तो उसका प्रोसेस रहता है कि इन बच्चों की कोई ना कोई फैमिली मेम्बर, रिलेटिव हो, या आपके फादर मदर हो, या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो, या कोई भी जैसे फैमिली फ्रेंड्स हो, तो एक पूरा प्रोसेस रहता है जिससे आपका यूनिफिकेशन हो सकता है इन द यूएस। तो जैसे जब भी बच्चा नहीं, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, नहीं समझ में आया। जैसे फर्ज करिए कि ये विपिन है ना, मेरा और विपिन का बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, तो हम दोनों लोग तो 18 प्लस के हैं। हाँ। तो हमें पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, करेक्ट, ठीक है, वो बच्चा 7 साल का है, Correct. हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता अमेरिका में, अब उस बच्चे का क्या होगा? तो वो बच्चा जब तक आपके पेरेंट्स डिटेंशन होम में है, तो वो शेल्टर होम कब में तक रहेगा। रहेंगे? वो क्योंकि इलीगल है तो उन पे केस चलेगा। अदरवाइज वहाँ पे एक चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्टर होम्स। तो शेल्टर होम से निकल के वहाँ पे जैसे फैमिलीज होती है, जो फॉस्टर केयर फैमिलीज होती है, तो वो बच्चों को रखती हैं,
उनको, हाँ गवर्नमेंट पैसा देता है उनको स्पेसिफिकली उसके लिए। बट अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स हैं, हाँ। बट जो मेजरली वहाँ पे होते हैं पेरेंट्स नहीं होते, वो बच्चे अकेले ही जाते हैं, वो पूरी जर्नी अकेले करते हैं। कैसे कितना पैसा लगता है? जैसे मान लीजिए ये 12 साल के हैं विपिन, है ना, और इनको यहाँ कितना पैसा देना होगा कबूतरबाजी के लिए, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा? ये चंडीगढ़ से अगर जाते हैं हाँ, तो चंडीगढ़ अच्छा, तक आ गए ये किसी गांव से? डिपेंड करता है आप कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी फैमिली कितना अफोर्ड कर सकती है। तो मिनिमम जैसे 7 से 8 लाख, कोई 25 लाख भी देते हैं, डिपेंड करता है। अगर 25 लाख देंगे तो डायरेक्टली आपको फ्लाई करवाया जाएगा इंडिया से मेक्सिको, और वहाँ से फिर आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास से 7-8 लाख रुपए ही है तो आपको अलग अलग वेज से जाना पड़ेगा। जैसे आप पहले फ़्लाइट से दुबई लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको रखेंगे, फिर वहाँ से आपको से सेंट्रल अमेरिका जैसे निकारागुआ, पनामा, यहाँ से। और प्रॉब्लम ये है कि पनामा में आपको जंगल है, पनामा में वहाँ पे आपको क्रॉस करना पड़ता है पैदल। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे आपको कोई बस मिल जाएगी या ट्रक मिल जाएगा या गाड़ी मिल जाएगी, आपको क्रॉस करना पड़ता है। और वहाँ पे स्नेक्स और जितने भी वाइल्ड एनिमल्स वो आपको मिलते हैं। ऊपर से वहाँ पे उनके अपने डॉन्स होते हैं निकारागुआ, जहाँ पे पनामा बहुत फेमस है अपने पर्टिकुलरली वॉरलॉर्ड्स के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं तो वो वहीं पे रोक लेते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमें पैसे दो अगर आपको आगे जाना है तो वो एक नंबर देते हैं, बोलते हैं अपनी फैमिली को बोलो कि हमें वायर करे पैसा तो ये आपको जाने देंगे, अदरवाइज आप वो किडनैप कर लेते हैं बच्चों को वहाँ पे। तो हर एक और फिर उन बच्चों से क्या करवाते हैं? कुछ नहीं, वो उनके उसमें बैठे हैं। अब मतलब कि क्या करवाते हैं ऐसे डिटेल्स में, मतलब ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलरली ये काम, कुछ ऐसे काम नहीं जैसे कराते। कई लोग हथियार थमा देते हैं या हाँ, कई नहीं, लोग चाइल्ड ऐसे- ऐसे प्रोस्टिट्यूशन नहीं, ऐसे या नहीं स्लेवरी, होता। मतलब देयर इज अ चांस दैट जो जितनी भी जैसे गर्ल्स भी होती है, यस दे हैव बीन रेप्ड। वी गेट केसेस वेयर 13-year-old गर्ल इज प्रेग्नेंट, तो वो भी हमने देखा है अपने शेल्टर होम में। बट ये है कि दे जस्ट नीड मनी, और उनको पता है कि ये पैटर्न है कि यहाँ से हमेशा क्रॉस होंगे, तो वो उनको पता है कि वो फ़ोन करते हैं वो घर पे, अच्छा इतना पैसा है, इतना आप हमें भेज दीजिए पैसा, तो वो वायर करते हैं पैसा और फिर उनको आगे जाने देते हैं। तो और हर एक कंट्री में उनको ना एक देश निकाला, एक ऐसे डॉक्यूमेंट सा होता है वो मिलता है। तो यू कैन स्टे इन अ कंट्री फॉर 15 days, फॉर 10 days, ऐसे हर एक कंट्री का अपना अपना टाइम लिमिट होता है कि आप इतना कंट्री में रह सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा रहेंगे फिर आपको आपकी जेल में डाल देंगे, उनकी जो कंट्री में जेल में। तो उनको पता होता है कि मेरे पास सिर्फ 15 दिन है, तो 15 दिन में मुझे इस कंट्री से बाहर जाना है, तो अपनी फैमिली को बोलते हैं अच्छा अभी 1 लाख या 2 लाख जितना भी आप इस नंबर पे पैसा वायर कर दो, तो वो ऐसे ऐसे करके। आपने बोला कि लड़की, मतलब दिस इज अगेन सरप्राइजिंग, लड़कियां भी ऐसे 12 साल 15 साल की जाती है? बट इंडिया से नहीं जाते हैं, बट सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से बहुत सारी लड़कियां आती हैं। अच्छा, तो ये फिर बॉर्डर पे पहुंच गई, तो अमेरिका तो बहुत ताकतवर देश है, तो उसका बॉर्डर तो बहुत सुरक्षित दिखता होगा। क्या मतलब वहाँ पे ऐसे पेट्रोलिंग होती रहती है या फेंसिंग रहती है या वहाँ पे समुद्री सब कुछ बॉर्डर अलग है? अलग, जैसे 4-5 जगह है जहाँ से आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। कहीं पे डेजर्ट एरिया है, कहीं पे वो वॉल है मेक्सिको, अगर आपने सुना होगा तो बहुत लंबी, वो 9 जो ट्रम्प बनवा रहा था। हाँ 9 फीट से ऊपर वॉल है। तो उनको अलग अलग, जैसे जैसे आप जिस जिस पॉइंट पे पहुँचते हैं वहाँ पे आप क्रॉस कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते हैं कि जैसे 9 फीट की वॉल चढ़ गए, आपको किसी ने चढ़ा दिया, बच्चा है और वो डर रहा है कि मैं ये जंप करना है, ना पे वहाँ पे कोई सीढ़ी है ना कुछ है, तो वो पीछे से कोई आएगा आपको धक्का मार देगा। तो होता ये है कि कईयों की टांग टूट जाती है, कईयों के हाथ टूट जाते हैं, तो यू नो दे सिवियरली इंजर्ड ऑल्सो, समटाइम्स दे लूज देयर लाइफ ऑल्सो। इनफैक्ट रास्ते में भी बहुत, मतलब इट्स अ वेरी ट्रोमैटिक स्टोरी। वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे कई बार हम जैसे बच्चों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसे सामने डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, तो वी जस्ट क्रॉसिंग देम। किसी के जैसे वो कंकाल होते हैं वो पड़े हैं, खाने को कुछ नहीं होता, तो लीव्स होती हैं जो ट्रीज़ की, बस वही खा के गुजारा करना पड़ता है। बस उनको ये है कि हम किसी तरीके से पहुंच जाएं, चाहे जो ऐसा क्या है मर्जी हो। अमेरिका में जो इतनी नारकी परिस्थितियों से गुजर के जा रहे हैं, और ये रिस्क भी है कि पुलिस पकड़ लेगी और फिर Correct. लाइफ खत्म? आई थिंक सबके अपने अपने रीजंस होते हैं जाने के लिए। कोई बोलता है इंडिया से जो जाते हैं वो क्या बोलते हैं? दे जस्ट वांट टू हैव अ यू नो पैसा भेजना चाहते हैं अपने घर पे, ताकि उनका जो यहाँ पर उनका लाइफस्टाइल है वो थोड़ा अच्छा हो। बहुत गरीबी बोलते हैं, बहुत गरीब है, काम करने को कुछ नहीं है, फादर कुछ नहीं करते हैं, और यहाँ पे किसी के पास आप बता रही हैं कि पेरेंट्स 20-25 लाख रुपए देते हैं अगर फ्लाई करवाना हो, किसी के पास 20-25-30 लाख नहीं रुपए होता। हैं, तो ये सुनने में क्योंकि बहुत इनसेंसिटिव है, कोई अपने मतलब बच्चे उस को 25 क्यों लाख भेज से रहा आप है? उसका कारोबार शुरू आप- करवा दो कुछ। आप कुछ और कर सकते हो, आप उसे बेटर लाइफ दे सकते हो, लेकिन इतना रिस्क कौन पेरेंट्स हैं जो लेते हैं? और क्योंकि आप ऐसे डील करती है, क्या आप बता सकते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हर साल इंडिया से जाते होंगे? या
ऐसे आई डोंट हैव अ स्टेटस, जैसे स्टैटिस्टिकली तो नहीं बता सकती हूँ कि इतने बच्चे जाते हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि जिस शेल्टर होम में मैं काम करती थी उसमें 65% पॉपुलेशन इंडियंस की थी, तो मैक्सिमम इंडियंस। उसकी एक वजह ये भी होगी शायद कि आप वहाँ पे डिप्लॉय हैं तो वो लोग ऐसे मार्किंग करते होंगे कि कहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज के काउंसलर अवेलेबल हैं और नहीं, उसके ऐसा हिसाब से ऐसा नहीं है, बट जैसे 40 to 50% इंडियंस आते हैं, इंडिया से ही आते हैं, और एक पर्टिकुलर रीजन है जैसे पंजाब से बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, श्रीलंका से भी आते हैं, बट इंडिया की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन है। और आप देखिए अगर बहुत जैसे वो सुनते हैं कि वो वहाँ पे अमेरिका में ट्रक ड्राइवर है, या जैसे न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर है, तो वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो ये जैसे वो उनके जैसे होता है ना कि गांव में रह रहे हैं तो वो चल रहा है कि अच्छा ऐसे हो रहा है, तो वो सब अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, और पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता भेजने के लिए, वो कहीं से उधार लेते हैं, पता नहीं कहाँ से लोन लेंगे, और फिर पहले जब बच्चा वहाँ पे जाता है तो सबसे पहले 18 साल तक वो कोई काम तो कर नहीं सकता, ही कैन नॉट वर्क बिकॉज इट्स अगेंस्ट द लॉ, सो दे विल हैव टू स्टडी। अब जैसे अगर कोई 15 साल का बच्चा है तो वो वहाँ पे आ तो गया, हमने उसको रिलीज भी कर दिया उसका पूरा प्रोसेस करके, बट अंटिल अनलेस ही इज 18 ही कैन नॉट वर्क, तो वो उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा लोन का जिससे खरीदा, जब वो उसका काम लगेगा, जब वो नौकरी करेगा, फिर वो पहले घर पैसे भेजेगा वो लोन चुकाने के लिए, बट उनको नहीं तो वो क्या, जैसे मान लीजिए 15 का बच्चा है, 3 साल पढ़ाया, 18 में उसको छोड़ देते हैं? नहीं, हम उसको 15 साल में ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है कि 18 साल तक रखते हैं, डिपेंड करता है कि आप रीयूनिफाई कैसे करेंगे फैमिलीज के साथ। अब जैसे सपोज फैमिली नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, सपोज कोई बच्चा है, उसके कोई रिलेटिव्स नहीं है, बट उसका कोई फैमिली फ्रेंड है, कोई जैसे बोलते शरीके में जैसे बोलते हैं कि कोई गाँव का ही है, तो हमें प्रूफ चाहिए होता है कि वो फैमिली फ्रेंड है, तो हम जैसे फोटोग्राफ्स मंगवाते हैं, हम पहले बच्चा बोलता है कि मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरे मम्मी डैडी का फ़ोन नंबर है, और मैं अनडॉक्यूमेंटेड, हम उनको बोलते हैं कि आप क्यों आए, तो बोलते हैं हमें जान को खतरा है। They say they are undocumented. That's a popular term. Yeah, the undocumented. Undocumented refugees or undocumented unaccompanied minors बोलते हैं। unaccompanied minors. हाँ जी। Okay. तो वो हमें पहले नंबर, क्योंकि हम पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, तो पहले बताते हैं कि जैसे मैं इस कंट्री से आया हूँ, अच्छा कोई घर पे है, हाँ मेरे पेरेंट्स हैं, या मेरी मदर है, या सिर्फ मेरे फादर है, या मेरे मदर फादर नहीं है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, तो वो नंबर देते हैं, फिर हम उनसे कंफर्म करते हैं कि 30 दिन के बीच में आपका कोई बच्चा आया था यहाँ पे, तो वो पहले मना कर देते हैं, बिकॉज ये प्रोसेस है, कबूतरबाजी का प्रोसेस है कि क्योंकि पुलिस भी फ़ोन कर सकते हैं, तो पहले मना करना है, ये एजेंट सब समझा के बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना, तो फिर हम उनको दोबारा फ़ोन करते हैं, तो वो फिर मान जाते हैं कि हाँ है, फिर हम पहले बात करवाते हैं बच्चे की, तो वो हमारा पूरा प्रोसेस रहता है सबसे पहले कि बच्चे से बात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, फिर हम फैमिली को बोलते हैं अच्छा आपका यूएस में कोई रहता है, तो फिर वो बताते हैं कि हाँ जैसे मेरे ताया जी है या मेरे कोई फैमिली फ्रेंड है, फिर हम उनसे पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं रियूनिफिकेशन का, तो इट्स अ गवर्नमेंटल प्रोसेस, तो पूरी चेकलिस्ट बनती है हमारी, हमें ये रिश्ता प्रूव करना होता है कि क्या रिश्ता है, अगर फैमिली फ्रेंड है या आपका जैसे फर्स्ट कज़न है या कुछ है, तो सारे बर्थ सर्टिफिकेट्स आते हैं, हम पूरा देखते हैं, चेक करते हैं कि अच्छा हाँ ये जब रिश्ता प्रूव हो गया देन ओनली वी रिलीज द किड, तो रीयूनिफाई कर देते हैं फिर। और आप जैसे बोल रहे हैं अगर किसी की फैमिली नहीं है, राइट, तो हम उनको फॉस्टर केयर्स में डालते हैं, बहुत सारे वहाँ पे फॉस्टर केयर्स होते हैं, तो उनको वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है 18 साल तक, क्योंकि 18 साल के बाद दे आर अलाउड टू वर्क एंड दे कैन अर्न ऑन देयर ओन, तो वो बहुत सारे बच्चे जिनकी फैमिलीज नहीं होती हैं, और इंडिया में बहुत कम बच्चे ऐसे जाते हैं, बट जैसे हेटी, गिनी, घाना, इन सारी कंट्री, हाँ जी, फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री, जैसे ये मान लीजिए ये जे है ना, इसको मैंने एक ट्रक के कंटेनर में और फिर पानी के जहाज में करके, पानी के जहाज नहीं पसंद, नाव चलेगी, नाव में भेज दिया, नाव चलेगी, और ये कूद काद गई और ये नहीं पकड़ी गई, और 1 साल बाद पकड़ी गई। आपको पकड़ना है, पकड़वाना होता है, अगर आपको फैसिलिटी चाहिए अपने आप को पकड़वाना है, और उनको ये भी बताया जाता है वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं एकदम थाने में घुस के कि मैं कत्ल करके आ रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि आपको ये तो हाथ से भी कर रही है अपने डॉक्यूमेंट्स फाड़ देने हैं। अब एक और इसमें चीज, मतलब मेरा जो आधार कार्ड है, हाँ, exactly, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, सब फाड़ देना है ताकि आप लोग वापस ना भेज सकें। हाँ, बट जिन लोगों की जान रास्ते में चली जाती होगी, फिर उनका तो उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता लगता होगा कि कहाँ गए, अगर उनको कैसे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, या जैसे सपोज ये जैसे फ्रेंड्स जाते हैं, जैसे 3 लड़के इकट्ठे जाएंगे, सेम ही गांव के जाते हैं, तो वो फिर जब पहुंच जाते हैं तो फिर बताते हैं कि वो नहीं रहे, या और ऐसे भी होता है फैमिलीज में भी कई जैसे हस्बैंड वाइफ और बच्चे इकट्ठे सारे ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं इकट्ठे, और अगर बीच में वाइफ को कुछ हो गया, या जैसे होता है ना, क्योंकि वो बहुत पहाड़ होते हैं और सब कुछ होता है, क्रॉस करते करते वो उनको चोट लगी तो उनको वहीं छोड़ देते हैं, दे डोंट हैव मेडिकल फैसिलिटी, तो इट्स अ वेरी ट्रोमैटिक जर्नी, मतलब कि जब सोचना पड़ता है तो ऐसे लगता है कि
मतलब क्यों ही कर रहे हैं, मतलब क्यों ही जा रहे हैं। एक आई कम टू दैट। तो जैसे ये पहुंच गई, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जेजे ने फाड़ दिए, इनका नाम ज्योति, इनका कोई फैमिली फ्रेंड नहीं है, अब ये फॉस्टर होम में रह के पढ़ रही हैं, ये हो गई 18 साल की, अब ये शी कैन वॉक आउट एंड शी कैन डू जॉब। हाँ, तो फिर यू कैन स्टार्ट अर्निंग एंड देन यू कैन गेट योर ओन प्लेस, आप अपना खुद घर कर सकते हैं। सिटीजनशिप भी मिल जाएगी फिर। सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम ये है कि आप अनडॉक्यूमेंटेड हो, आप असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हो बट आप पे केस चलता है, तो आपको कोर्ट हियरिंग्स में जाना पड़ता है और फिर कोर्ट या जज डिसाइड करता है कि आपको सिटीजनशिप, वो जो ग्रीन कार्ड है वो कैसे मिलेगा। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, जेजे क्या बोलें जाके, जज साहब मैं नहीं, वो सिर्फ 2 सवाल पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और आपकी उम्र क्या है। और एक और, जो 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको लीगल फैसिलिटी फ्री दी जाती है, तो लॉयर्स की भी प्रो बोनो होता है, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनके पास लॉयर्स होते हैं, तो प्रो बोनो मतलब पैसा नहीं लगता है। पैसा नहीं लगता, फ्री में। बट ये सब 18 साल से नीचे है, सारी मेडिकल फैसिलिटी फ्री है, आपकी एजुकेशन फ्री है। वहाँ पे अगर किसी शेल्टर होम में किसी बच्चे को रखा जाता है तो उनको 1 घंटा फ्रेश एयर में या कोई स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, चाहे धूप हो, बारिश हो, बाहर जाना ही जाना है। ये हमारे घर वालों को भी बताया जाना चाहिए, जो बोर्ड एग्जाम में है, हमें धूप और हवा नहीं देखने देते हैं, बड़ा ज़रूरी है भैया। बर्फ़ गिर रही है तब भी 1 घंटा, और वो तो वहाँ पे हैं, फॉस्टर होम में है, यहाँ तो मम्मी पापा लोग कैद करके रखते हैं। जिन फॉस्टर होम्स में उन्हें रखा जाता है, वहाँ पे क्या वाकई उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होता है? ये भी बहुत, क्योंकि मीडिया में कभी कभी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो, जैसे होता है ना, एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बताते हैं, बट एक्चुअली जैसे, क्योंकि मैं वहाँ पे काम कर चुकी हूँ इसलिए मैं बता सकती हूँ कि हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती हैं कि किसी भी बच्चे को हाथ नहीं लगाना, अगर आपने बात भी करनी है तो 1 आर्म डिस्टेंस से बात करनी है, उनको पूरी प्रॉपर केयर दिया जाता है, एजुकेशन इंग्लिश सिखाई जाती है, सब कुछ किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ मिसट्रीटमेंट होता है। हाँ, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और वो सब भी रहती है, कुछ बिल्कुल सब कुछ होता है। और जैसे सपोज कोई नया, जैसे एक सिंगल पार्टिसिपेंट है और वो बच्चा जैसे कुछ शरारत करता है, तो कमरे में 2 लोग रहेंगे, जैसे मैं मैनेजर हूँ, मेरे साथ कोई और मैनेजर रहेगा, केस मैनेजर, ताकि मॉनिटर रहे। और सीसीटीवी, हमेशा सीसीटीवी के अंदर, ऐसे कभी भी कोई भी रूम नहीं होता जहाँ पे सीसीटीवी नहीं रहता है, तो ऐसे नहीं होता। कहाँ गई? हाँ, आ जाओ, पूछो, 1 सेकंड रुक जाओ। तुम लोग किस जोक पे हंस रहे थे? नहीं, हम कोई जोक नहीं, हम यही करते कि क्या मतलब इसको अपनी नौकरी में कोई दिक्कत है, ये सवाल पूछ रही, बस यही जोक था। यही जोक था। तुमको कोई नौकरी में दिक्कत है यहाँ ऑर्डिनरी में? नहीं, मुझे ये पूछना है कि आपने क्यों सोचा कि आप एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बनेंगी, या क्या पढ़ाई करी और फिर अमेरिका में आपको नौकरी मिली? क्योंकि जो लोग ऐसे जाना चाहते हैं वो यही जान ले भैया कि ये पढ़ लो और ऐसे भी जा सकते। हाँ, एक्चुअली है, जे नाव पे बैठ के जाने से अच्छा है कि ऐसे यशोधरा की तरह पढ़ के जा लो। हाँ, बताओ। तो आई स्टडीड साइकोलॉजी, तो मैंने मास्टर्स अपने साइकोलॉजी में किया, काउंसलिंग और चाइल्ड साइकोपैथोलॉजी में। सो आई वर्कड इन इंडिया फॉर अबाउट 8 years एज अ स्कूल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, दिस वाज अ प्रोजेक्ट। तो कहीं से किसी ने मुझे बताया कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, आप ऐसे बच्चों से बात करेंगे, तो मैंने बोला ठीक है। देन आई वेंट टू द यूएस, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये काम करना होगा, क्योंकि उस समय भी, बिकॉज इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, तो वो ऐसे बताते नहीं है कि ऐसे ऐसे काम होगा। तो उन्होंने बस बताया कि बच्चों की काउंसलिंग करनी है, बच्चों के साथ काम करना है। तो आई वाज लाइक ठीक है, आई एन्जॉय वर्किंग विद चिल्ड्रन, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों से बात करना, उनकी हेल्प करना। तो जब मैं वहाँ पे गई और जब मैंने देखा, तो आई वाज ऑल्सो स्पेल बाउंड। आई वाज लाइक वाओ, लाइक हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं कि मेरे पास पंखा नहीं है, एसी नहीं। उन बच्चों को फोक नहीं पता क्या होता है, उन बच्चों को टिश्यू रोल नहीं पता क्या होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, हम उनको टिश्यू रोल देते हैं, वो बोलते हैं इसका क्या करना है। और यहाँ तुम लोग बोलते हो मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, Exactly. ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। उनको अच्छा, ये बताइए यशोधरा, आप वहाँ शिकागो में रहती हैं, ये हमारे यहाँ हमारे न्यूज़ रूम में 2 लोग हैं जो शिकागो होके आए हैं, और ये तो पंजाब से हैं। तुमको जाना है अमेरिका? घूमने फिरने जाना है। वैसे नहीं जाना है? अरे अपना यहाँ रखा है, अमेरिका क्यों जाएंगे बाहर? बढ़िया नौकरी, हैं? बढ़िया नौकरी। सुनो सोनल, तरुण, ना नमस्ते। अच्छा, ये सब पंजाबियों की तरफ ही क्यों इशारा किया जा रहा है? गीता कॉलोनी से नोएडा का सफर मुश्किल से तय करें, आप कह रहे अमेरिका। ना दिल्ली एनसीआर वही बहुत है। दिल्ली एनसीआर का समय है, सब यही बोलेंगे, इंक्रीमेंट का समय है, सब यही फॉर्म भर बोलेंगे। लिए। अब कुछ नो अप्रेजल जोक। हाँ, आप शिकागो गए थे, कुछ कैसा रहा था वहाँ? तुम लोग एक वो बहुत बड़ा सा वो रखा हुआ है, द बीन। आपको पता है वो किसी इंडियन ने बनाया जी, उसका आर्किटेक्ट पटना के रहने वाले हैं। नाम बताओ फटाक से। हाँ, नाम बता। कपूर नहीं है, अनीश कपूर ने बनाया। हाँ, उन्होंने बनाया। अच्छा, वो पटना अरुण के है, नहीं। अनीश है, but हाँ, अनीश कपूर, वेरी रिनाउंड आर्किटेक्ट। आर्टिस्ट। अच्छा, हमको लगा उन्होंने बनाया है। वो गुप्ता कौन है? सुभाष गुप्ता, जो बाल्टियां लटकाते हैं स्टील की।
फिर कहते हैं आर्ट हो गई। नहीं मतलब आर्ट होती होगी, हमको समझ में नहीं आती है ना यार। जैसे हमको आज तक समझ में नहीं आया कि मतलब एक आंटी जी हैं वो मुस्कुरा रही, ठीक अच्छी बात है, मतलब ऐसा क्या है कि उसमें आदमी कट्टम जीरो खोले। किसकी बात कर रहे हैं? रेखा आंटी जी को सब जानते हैं। ठीक है, आपका कोई, हाँ यू वांटेड टू आस्क समथिंग। Can I ask her 2 questions? if it's- हाँ गो अहेड। अच्छा, एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कड़ा है? नहीं, स्क्रंची। आप This is what? स्क्रंची स्क्रंची, ये क्या होता है? है रब बैंड। एक सेकंड, तुम्हें पता था? तो हंस कर रहे हो फिर? पूछो ना यार मेरी तरह। हाँ, स्क्रंची क्या होता है? बाल बांधने के लिए होता है। स्क्रंच करते हैं बाल इससे, थैंक्स। स्क्रंच करते हैं मतलब? बाल स्क्रंच हो जाएंगे ना जब बालों में लगाएंगे तो स्क्रंच हो गए। स्क्रंच मतलब कि सिकुड़ जाते हैं। ये जो रबर बैंड है, हाँ करेक्ट, इसको स्क्रंच बोलते हैं। स्क्रंची। स्क्रंची बोलते हैं। अच्छा, पहला सवाल मेरा ये है कि जब आपने सब कहा and हम सब सुन रहे थे, हम ऐसे सहम गए थे, हम सब इतने सैड हो गए थे, बट आप डेली डील करते हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ का क्या, आप कैसे मैनेज करते हो? बस बस फिर दूसरे पाएंगे, Promise. पक्का प्रॉमिस। मतलब जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि आप तो पूरे दिन डील कर रहे हो इससे। करेक्ट। तो एग्जैक्टली जब इनिशियल हम स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी ट्रोमेटिक रहता है ऐसे सुनना, और छोटे छोटे बच्चे जब ऐसी स्टोरीज सुनते हैं और आके बताते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। बट ऑफ कोर्स यू नो आई थिंक थ्रू एक्सपीरियंस वो हो जाता है, एंड यू नो वी हैव टू हेल्प देम। हमें उनको समझाना है, हमें उनको संभालना है, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। प्लस वी ऑल्सो हैव आर साइकोलॉजिस्ट, आर काउंसलर, जिनके साथ हम जाके बात करते हैं, डिस्कस सकते हैं। दिस अ डिफिकल्ट केस जो हमसे नहीं हैंडल हो रहा है या हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, सो वी ऑफ कोर्स गो एंड डिस्कस विद आर काउंसलर्स ऑल्सो। बट एट आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस है, बिकॉज हमें ये होता है कि वो यहाँ पर आ गए, उनकी लाइफ अब सेफ है एंड दे कैन गेट अ गुड लाइफ इन द US अगर हम उनको रीयूनिफाई करते हैं। सो वी थिंक ऑफ द फ्यूचर कि ठीक है, जो हुआ वो ठीक है, बट अब जहाँ जाएंगे वो उनके लिए अच्छा ही होगा, उनकी लाइफ के लिए अच्छा ही होगा। तो वो एक मोटिवेशन रहता है काम करने के लिए, फटाफट कि उनको बाहर निकाले। पर पर्सनल ट्रिक क्या होती है? जैसे कि मैं मेडिटेट करूं, मैं म्यूजिक सुनूं, क्या करें? मेरा पर्सनल जो मुझे अच्छा लगता है करना, जैसे इफ आई गेट वेरी यू नो मुझे Lost in the job or लॉस्ट overwhelmed. इन जॉब, सो आई रन। मुझे रनिंग करना बहुत पसंद है और लिसनिंग टू गुड म्यूजिक, तो उससे काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ होता है, काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, दैट यू नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एंड यू नो यू फोकस ऑन समथिंग एंड यू जस्ट रनिंग। हाँ गुड्डू, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था मेंटल हेल्थ के बारे में, लोग अवेयर हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डल Correct, रहा है। तो आपको नहीं लगता कि लोग बस सोशल मीडिया तक ही सीमित है, लाइक पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन मेरे बगल वाली फ्रेंड है, वो अगर 2 दिन डिप्रेस होकर रात में मुझे कॉल कर दी, Correct, तो correct. अगली बार ना, मतलब मैं अपने बारे में क्या बताऊं, कोई भी होगा ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा है कि वो इरिटेट हो जाएगा Correct. कि क्या यार, इसका तो रोना गाना ही रहता है। Correct. तो लोगों में जो ये एक सेंसिटिवनेस जो है उसकी कमी है आज की सोसाइटी में। करेक्ट। सवाल क्या है? सवाल यही है कि जो इतना अवेयरनेस की हम बात करते हैं, क्या उतना हो पाया है? लोग अवेयर हुए हैं कि कैसे डील करना है? मान लो मुझे पता चला कि जीशा है और आजकल ये शी इज लाइक वेरी डिप्रेस्ड, तो मैं कैसे? She's not. She's very chirpy. I pray. नहीं, मान लो फॉर एग्जांपल, बट क्या मुझे पता है कि अब मुझे इसके साथ कैसे डील करना है? और अगर मतलब आपको मैं कुछ जितना बताएं। समझ पाया हूँ गुड्डू जी के, गरिमा जी के, सॉरी, गुड्डू इसका घर का नाम है, किसी को बताना मत, है ना, सीक्रेट है ये हम लोग के न्यूज़ रूम का, 21 मिलियन लोगों को ठीक है गुड्डू? तो गुड्डू ये पूछ रही हैं कि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि Correct. आपके इर्द गिर्द कोई है करेक्ट। जो थोड़ा सा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और हम तो एक्सपर्ट हैं नहीं, देखिए, है ना, व्हाट शुड वी डू? सो आई थिंक ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि प्लीज़ चेक इन विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। अगर आपको पता है कि वो किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाके उनसे पूछिए, और ऐसे नहीं पूछना है कि उनको इरिटेट ही कर दो पूछ के कि नहीं तू बता क्या हो रहा है। सो गिव देम स्पेस सो दैट वो अपने आप आपसे आए, खुले, बिकॉज सबको ज़रूरत होती है बात करनी। वेंटिंग आउट इज़ द बेस्ट थेरेपी, व्हाट वी से अबाउट कि वेंटिंग आउट मतलब भड़ास निकालना? कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई रन करता है, कोई स्विमिंग करता है, कोई पेंट करता है, कुछ भी। वेंटिंग आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके पेंट अप इमोशंस होते हैं उनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो सबके लिए यही रहता है कि आप पूछें कि सब ठीक है घर पे, जैसे नॉर्मल आप, या और जैसे आप ग्रीटिंग जब सुबह मिलते हैं तो आप उनसे बस ये पूछिए कि घर पे सब ठीक है और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, यू नो, एंड गिव दैट स्पेस टू एन इंडिविजुअल कि वो आपको आपके पास आए और ओपन अप हो।
सो डोंट overburden also that individual कि एकदम सर पे हाँ चढ़ फिर जाओ। ये नहीं पूछ रहा है कि अच्छा खाना खाया तो सब्जी कौन सी खाई। ठीक है जय जी, यू वांट टू आस्क समथिंग। हाँ क्या पूछ रहे हो? मुझे ये अच्छा ये प्रिपेयर भी नहीं थी। वेलकम टू यू। हाँ I had this thing since you said कि Zisha is chirpy. So I want you to मतलब talk about it, like people who behave or pretend to be chirpy can also be depressed. आस्क। आज तो इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत की आई थिंक वो डेथ एनिवर्सरी भी है। अच्छा इसीलिए रिया चक्रवर्ती ने वो फोटो डाली है हाँ, मिस आज- यू। मैंने कहा ये हाँ, एकदम से फोटो क्यों आ गई? हाँ, exactly. फिर उस पे बहुत सारे लोग एक हैशटैग भी डाल रहे थे क्या, सुश्रिया नहीं हाँ वो उन्होंने एक कंबाइंड हैशटैग भी बनाया था। तो उन पे इनफैक्ट वो भी जब इससे पहले इंसिडेंट हुआ उससे पहले यू नो ही आल्सो पोस्टेड गुड वीडियोस अबाउट हिम एंड देन यू डोंट नो एग्जैक्टली। तो दिस इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही रात में आप डिप्रेशन एंड यू जस्ट यू नो गिव योर लाइफ अवे और यू जस्ट कमिट सुसाइड या कुछ भी अपने आप को हार्म करता है। ये पैटर्न्स रहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग इनटू दैट जोन कि आप जैसे आपको लग रहा है कि मेरे को हल्का हल्का अच्छा नहीं लग रहा है या मुझसे बात करने अच्छा नहीं लग रहा है, सो स्टार्टिंग में आपको ज़रूरी नहीं किसी काउंसलर के पास जाना है। आप अपने पेरेंट्स से अपने फ्रेंड से उनसे हल्का सा डिस्कस कर सकते हैं, राइट? बिकॉज हम क्यों डरते हैं, हमें लगता है कि वी विल बी जज्ड। सो इसके लिए आपको जो भी आपका कंफर्ट पर्सन रखता है कि हाँ इस बंदे से बात करके मुझे अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली बात करें। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यशो बात करना। इनका सवाल ये था कि जैसे कोई बड़ा, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ ना कि हाँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो लोगों को लगता है यार ये तो दिन भर बड़बड़ Exactly. करता है, हंसता है, जोक करता है, डांटता है, तो ये इंट्रोवर्ट कैसे हो सकता है? बट मैं वही बोल रही हूँ कि वो रातों रात जो इंसिडेंट होता है वो You are not an introvert. ये अब हमने पूरी एक रात बिताई थी इस पे, ये नहीं है। तो अगर आप ऐसे पैटर्न देख रहे हैं, देखो ये देखो तुम्हारे सामने इन दोनों ने डिनाई कर दिया, तो मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है। ambivert, you're an ambivert. एम्बीवर्ट क्या होता है? दोनों जब जरूरत पड़ी तब एक्सट्रोवर्ट, जब जरूरत लोगों को लगता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ लेकिन मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल बात नहीं कर पाते। आप इंट्रोवर्ट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने एकांत में इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी को बोल नहीं एक्चुअली और ये भी होता है ना, हम साइकोलॉजी टर्म्स बहुत लूजली बात करते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। फिर जैसे डिप्रेशन इज समथिंग व्हिच अगेन आई We should not use casually. या एग्जैक्टली वी शुड नॉट यूज दोस टर्म्स कैजुअली अंटिल अनलेस यू हैव दोस सिम्टम्स। जैसे हमारे चेकलिस्ट होती है, हम पूरे DSM 5 में 6 में वो पूरा चेक करते हैं, जिसमें हमारे सिम्टम्स होते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर्स को चेक करते हैं कि एक्चुअली में आपको कोई डिसऑर्डर है कि नहीं है, तो उसको DSM कहा जाता है। जैसे एक बुक है हमारी, मैनुअल है, तो वो इतने सालों में अपडेट नहीं हुई। तुम्हारा वो आवाज ही नहीं नहीं हुई आएगी। है, बट अभी I think ये एक वो सेकंड ठहरो, हुई है। तो ये आवाज ही नहीं आएगी। प्रोटोकॉल जंप कर रहे हैं। It's not a हाँ क्या नाम है? नितेश। यार तुमने बाकी लोगों नाम नहीं बताया अपने, क्या करते हो? मैं हिंदी जर्नलिज्म में अभी यहाँ पर। नितेश ललन टॉप के छौने हैं, इंटर्न हैं अभी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर नहीं मैम, मैम मेरा क्वेश्चन, वैसे मैम भी नहीं है, शोधरा बोलो, ये सर मैम का कल्चर ही गड़बड़ है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने स्कूल में देखा जब 2 साल बाद लॉकडाउन के बाद बच्चे आए, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, सिंगल बेंच मतलब किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, स्कूल आने ही पसंद नहीं कर रहे हैं, वो पेरेंट्स ये समझ नहीं पा रहे हैं, टीचर भी नहीं समझ पा रहे हैं इस प्रॉब्लम को। करेक्ट। ये जो एक मसला है, ये कई पेरेंट्स ने भी हम लोगों के साथ ऑर्डिनरी में, हमारा एक पेरेंटिंग पे कॉलम होता है, बेटा नाम बताओ कॉलम का। नीरज, ओ परवरिश। सवाल नहीं सुन रहे थे हैं? परवरिश नाम है। परवरिश नाम है। ऑर्डिनरी पे आप ये कॉलम देख सकते हैं हर हफ्ते बुधवार, हर बुधवार को सुबह 10 10 बजे ये कॉलम आता है परवरिश के नाम से। पेरेंटिंग कोच हैं गीता सासन भंडारी, वो ये कॉलम करती हैं। इस गेस्ट इन द न्यूज रूम के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। गीति का नाम। गीति का ही तो बोला? जी गीत। अच्छा मैंने गीता बोल दिया यार। एक तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हारे शो का प्रमोशन कर रहा हूँ। हाँ पेमेंट भिजवा देना जी। नीरज, एक सवाल मेरा भी है यशोधरा जी से, मैम गन कल्चर के बारे में क्या कहना? आपको ये सवाल गूगल नहीं किया सर, पहले वाले में गूगल। ये क्या करता है गेस्ट इन द न्यूज रूम में गूगल करके बात आता कर है। रहे हैं जी हाँ जी US के उस पे जो बात बच्चों कर में रहे हैं, हाँ, gun violence। अक्सर खबर आती कि पूरी बंदूक लेके भर के खोल दी पूरी। करेक्ट। कैसा आदमी है, अरे आसानी से बोल दो फायर कर दिया, पूरा बंदूक भर के लेके आए, खोल दी। तो सीरियस टॉपिक को तूने फनी बना दिया। सर बहुत दिनों से सुनते आ रहे, तो इस पे क्या कभी अमेरिका की जो हाँ। government है, हाँ बच्चों पे- थैंकफुली हमारे इंडिया में
अभी कंट्रोल। उतना हाँ एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे वहाँ पे मतलब यूएस में क्या रहता है कि अच्छा अभी तुम्हारे हमारे वहाँ पे हो गया देख रहे हैं जज साहब हाँ जवाब नहीं आया सर। हाँ सॉरी हाँ सॉरी, आप पहले आपका हाँ, पहले इनका। इनका मैं देती हूँ, फिर मैं उस पर आती हूँ। तो कोरोना में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं करी थी कि ये ऐसी होंगी। ठीक है, अब जैसे मेंटल हेल्थ तो पहले सब लोग बात करते थे, बट जब से वो कोरोना 2 साल इकट्ठे सब रहे या कोई अकेला रहा है, तो वो इतने सबके हाइटेंड इमोशंस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हैंडल करना किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें हैंडल, राइट। तो अब अकेले, अब जैसे ऐसे भी हो सकता है, इट्स नॉट समथिंग टू डू विद इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, राइट। सबकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। जैसे अगर आप स्कूल में हैं तो आपका कैसे, आपका एनवायरनमेंट घर में कैसा रहता है, आपका बाहर कैसे रहता है, नर्चर वर्सेस नेचर, ठीक है। बट ये बहुत बार ऐसे हो सकता है कि मे बी जब जैसे वो अपने आप रहे हैं घर में, तो उनको अपनी जैसे होता है ना कि अपना स्पेस पसंद आने लग गया है कि नहीं मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, या ये मुझे अगर मैं कोई काम अकेला करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है, राइट। ऐसे भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो खुद रियलाइज करते हैं कि शायद उनको बात करना पसंद नहीं आ रहा है, इतने टाइम से नहीं करा है। बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इस बिहेवियर पे। पेरेंट्स क्या करें? मेरी एक दोस्त है और उनका काफ़ी अच्छा करियर है और वो बहुत अपने बच्चे से प्यार करती हैं, इकलौती औलाद है, पर वो, और बच्चा भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करता है अपने पेरेंट्स से, पर वो वीडियो गेम खेलता रहता है और उसका अब स्कूल जाने का मन भी नहीं करता, कहता है ऑनलाइन क्लासेस ठीक थी। तो पेरेंट्स करें क्या? ये तो सबको पता है कि ये सही है, ये गलत है, करें क्या? पहले गलती तो पेरेंट्स ने की ना, मोबाइल फोन दिया या वो दिया, अभी हो गई गलती वीडियो गेमिंग के लिए। सो इट्स नाउ एन एडिक्शन। अभी इनफैक्ट येस्टरडे ओनली आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल जहाँ पे जापान में इट्स कंसिडर्ड एज अ मेंटल डिसऑर्डर नाउ, इट्स एन इमरजेंसी कि जो वीडियो गेम्स खेलते हैं बच्चे, एंड दे आर जस्ट, वो अपनी लाइफ वीडियो गेम्स के थ्रू कंट्रोल करवा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे हो रहा है उसमें। तो पेरेंट्स के लिए आई थिंक यही होगा कि उनका पैटर्न, जो बिहेवियर पैटर्न है, वो ऑब्जर्व किया जाए कि कैसे क्या दिक्कत आई है, या कोरोना से पहले ही हुआ है या कोरोना के बाद में हुआ है। और ऑफ कोर्स टाइम लिमिट जो होता है उनका वीडियो गेम का या मोबाइल, इतने से इतने टाइम में ही मिलेगा। आप ये हमारे यहाँ एक एडिक्ट हैं वीडियो गेम, इधर आओ। ये हैं, हाँ। ये हमारे वीडियो डिवीजन के हेड हैं, सौरभ नाम है इनका भी, और एक हमारे ऑडियो एडिटर हैं कुलदीप। ये दोनों लोग एडिक्ट हैं वीडियो गेम के। सही बोलना, झूठ ना बोलना। लॉकडाउन के टाइम थे पबजी खेलते देखा, और सब लोग, सबसे पहले ये लोग मना करते हैं। एडिक्ट्स की पहली वो होती है कि दे विल नेवर एक्सेप्ट द चार्ज, हाँ, डिनाइल मोड। एडिक्शन नहीं था, वो तो रात टाइम पास के लिए खेल लेते थे। सब ऐसी शुरुआत करते हैं। तो वो कंट्रोल खुद लाना पड़ेगा, या जैसे पेरेंट्स के लिए वो ये यहाँ से छुट्टी लेके हाँ, वो तो पबजी तो बैन कर दिया मोदी जी ने। आ गया पुराने जमाने में रह आ गया सब तरीके से। हाँ? दूसरे नाम से, बैटल ग्राउंड्स के नाम से। एडिक्शन जारी है इसीलिए खेलना नहीं हो, मगर इन्हें पता है क्योंकि इनकी एडिक्शन जारी है। न्यूज के धंधे में पता रखना पड़ता है। ये न्यूज वालों का बढ़िया होता है, कुछ भी करते पकड़े जाओ। हम तो सब खबर की वजह से देख रहे थे। पता रखना पड़ता है। कुलदीप खेलता मगर अभी भी। देखा, एक एडिक्ट का साहब हमने छोड़ दिया, उसको पकड़ो जाके। और हम लोग एक ग्रुप बना हुआ है ना, तो डालता रहता हो, मैं नहीं खेलूंगा, मैं मना कर दिया। आई थिंक इसलिए भी होता है बिकॉज वी एंजॉय लिविंग इन दैट फैंटेसी वर्ल्ड, जो आपकी जैसे महत्वाकांक्षा या इच्छा है जो यहाँ पे पूरी, मतलब दफ्तर में जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लगता है वो गोली चला के अच्छा कर रहे हैं। मतलब बचपन में मम्मी पापा ने ज्यादा खेलने नहीं दिया, तो जो वो वाली मरी ख्वाहिश थी ना, वो अब पूरी कर रहा था कि मार बंदूक। मार रहे यार, कैसा आदमी है। अरे गेम में वैसे नहीं। और जैसे इट ऑल्सो गिव्स जैसे वायलेंस एंड एंगर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट्स कम्स आउट। और वो काफ़ी ऐसा रहता है कि जैसे उसकी एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि वो आप कंट्रोल कर रहे हो एक चीज़ को, आपको अच्छा लग रहा है, सो यू बिकम एन एडिक्ट टू इट। ऐसे सिमिलरली हैपेंस विद ड्रग्स ऑल्सो, कि वो आपको एक ऐसी फीलिंग देती है कि आपको अच्छा लगता है, यू वांट टू बी इन दैट फीलिंग अगेन। नहीं, नशा नहीं करता। कुछ दिनों के लिए तो मुझे लगने लगा था कि कुछ मतलब मन करता था खेलें, एडिक्शन हो गया था कुछ। वो जो एड्रेनलिन रश मिलता है वो काफी स्ट्रांग रहता है। इट्स लाइक एन ड्रग एडिक्शन, जैसे पूरी ड्रग। क्या एड्रेनल रश, ये क्या होता है? एड्रेनल क्या होता है? अरे हमको पता है, हमको बताने लगते हैं सब। अरे कई चीजें हो सकता है कि शायद किसी दर्शक को ना पता हो। जी, क्या होता है ये? ये हार्मोन होता है, मतलब कि एड्रेनलिन रश इज नॉट एन हार्मोन, बट एड्रेनलिन जैसे डोपामाइन, ये हार्मोन्स होते हैं। वो रश जो आपको, डोपामाइन तो खुशी देता है, वो वाला होता है ना? हाँ, मतलब वो कोई भी आपको जैसे आप किसी भी हाइटेंड इमोशंस
डोपामिन वो खुशी भी दे सकता है, और आपको जैसे एडवेंचर कर रहे हैं तो वो आपको एक थ्रिल भी देता है, तो डोपामिन जैसे मैं और तरुण हम लोग वीकेंड पे ऋषिकेश जाते हैं तो वो हम लोग को बहुत खुशी मिलती है ऋषिकेश अगर आप जाके। बंजी जंपिंग करते हैं वहां जाके हाँ। तो वो आपको एड्रेनलिन रश मिलता है। हाँ, बहुत मजा आता है। exactly, हाँ मजा एग्जैक्टली। हार भी काम हो जाता है। हम तो गए भी नहीं ऋषिकेश, ये हमारा 2 साल से चल रहा है कि हम जो जाएंगे। आपका वो डोपामिन जो वो हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है वो करने से, तो यू विल वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज वो आपके माइंड में लगता है कि ये अच्छा लग रहा है मुझे, दिस इज द फीलिंग दैट आई रियली लाइक। अच्छा लग रहा है, मजा अच्छा आ लग रहा है, हाँ। नहीं जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम का 2nd एपिसोड का ट्रेलर आज सुबह रिलीज हुआ, हाँ, हाँ। और उसपे जो कमेंट्स आ रहे थे लोगों हाँ, के, हाँ, हाँ। तो वो पढ़ के बहुत मजा आ रहा था। पीपल वर exactly. लविंग इट कि नई तरह का कंटेंट है और सोनाली बेंद्रे है। सो दैट कैन बी कॉल्ड डोपामाइन इफेक्ट। नॉट रियली। हार वाला है। मिस फील्ड या किसी बॉलर के पिटने पे आपको जो होता है वो कौन सा है? सचिन का है। अच्छा ये बताइए कि कई ऐसे सीरीज में दिखाते हैं, यूट्यूब के वीडियोस में भी, कि कई साइकोलॉजिस्ट वगैरह कहते हैं कि गुस्से को निकाल देना दुरुस्त है बजाय उसको पालने के। हालांकि कई दार्शनिक कहते हैं कि गुस्से को पालना सीखो। हाँ। नहीं हाँ क्या है सनी देओल से वो ऐसे तुम हमेशा साइड प्रोफाइल दिया करो। हाँ हाँ सर वो अब बोलो बोलो। सर सनी देओल से बहुत गुस्से में होता है। सनी देओल बहुत सनी देओल सर यही कहते आ रहे हैं, हम लोग लखनऊ में देवल ही बोलते हैं। एक सेकंड, तो हमेशा याद रखो नीरज और आप सारे लोग भी, आपकी आंचलिकता और क्षेत्रीयता का आपके व्यक्तित्व पर जो असर है, नेवर फील अशेम्ड अबाउट इट। सनी देओल हाँ, तो वो ये आए वहां से। हाँ वो एक सपना देख रहा होता है काते को पीटने का, वो एकदम वो उड़ा दूंगा उठता है, तो देख लेते हैं उसको अमरीश पुरी उसके पिता, तब वो बताते हैं कि क्रोध को पालना सीख काशी। क्रोध को पालना सीख काशी। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें जैसे जिम में भी दिखाते हैं कि हथौड़ा चला रहे हैं, कई जगह दिखाते हैं कि ऐसे प्लेटें फेंक के गुस्सा, तो मतलब वो कितना जरूरी है कि आप एक्चुअली एंगर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, वन ऑफ द इमोशंस जो हम सब में होता है, बट किस लेवल पे होता है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि इन बिल्ट इन बॉर्न होता है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से आया, बट जैसे लेवल्स उसके, अब जैसे अगेन अगर वो आपकी डेली फंक्शनिंग में आपको अफेक्ट करने लगे, अगर आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि आपको वो नॉर्मल डेली फंक्शन में आपको अफेक्ट करता है, तो वो गलत है। वो फिर उसको अगेन यू हैव टू गो एंड गेट इट चेक कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, किस रीज़न से आ रहा है। आपको किसी बंदे को देख के ही आ रहा है कि एक शक्ल दिखती है और आप पागल हो जाते हो ऐसे कि क्यों तो क्यों हो ऐसे रहा है, किसी से क्या करना चाहिए जीशा? नहीं ये मैं तुम्हारी खातिर पूछ रहा हूँ, प्लीज आंसर। सो अगेन ध्यान बांट लें, क्या करें? पानी पी लें, मतलब कि अगेन बीजी कहती हैं पानी पी लो, जैसे चक दे इंडिया में बोलती हैं। हाँ एंगर मैनेजमेंट बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो आप कर सकते हैं, बट ये तरुण बोल रहे हैं 1 से 10 तक काउंट करें। ऑफ कोर्स दैट इज अ टेक्निक। आपको काउंटिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, 1 to 10 काउंट करो, ये आपको अफेक्ट, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आपको वो रिएक्शन टाइम ऐसे होता है आपका, 1 सेकंड में आपने रिएक्ट किया, आपको किसी को देखा गुस्सा आया, आपने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, वहीं पे सारा सीन क्रिएट हो जाता है। बट वो रिएक्शन टाइम को ख़त्म करने के लिए हम वो जो बोलते हैं कि अपनी ब्रीदिंग को, क्योंकि आप अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो। जैसे ध्यान डाइवर्ट करने से याद है, आप जवाब देने के पीछे हंस रहे थे। व्हाट्स द जोक माय फ्रेंड? जो कि मैं अब गुस्से को कंट्रोल करने वाली बात होना है, तो मेरा बेटा भी 4 साल का कई बार आता है, एकदम पूरा नाक फनका के बोलता है मैं बहुत गुस्से में हूँ। सो ही इज वेंटिंग आउट हिज एंगर। तो वही जीवन की बहुत कॉमन टेक्निक है। बच्चा सच में होता है या किसी कार्टून कैरेक्टर को नहीं, हो सकता है कि कार्टून कैरेक्टर, क्योंकि कार्टून्स में होता है ना कि नाक से धुआं हो सकता है। देखिए ये लापरवाह पापा है, इसको पता नहीं कि क्यों है। क्या बोलेंगे इसको? लापरवाह पापा। आप क्या है कि आपके पास 12 घंटे, तो कुछ घंटे तो अपने लिए निकालना है ना, तो आपको कार्टून ही एक ऑप्शन बचता है देने के लिए। हाँ, तो इमिटेशन भी होता है, क्योंकि बहुत सारे इस एज में स्पेशली वो इमिटेशन से ज़्यादा सीखते हैं कि जो ऐसे कर रहा है मुझे वही कपड़े पहने हैं, मुझे वही खाना है, तो डेफिनेटली वो भी एक चीज़ रीज़न होता है। बट अगेन यू हैव टू सी कि उसका पर्टिकुलर रीज़न क्या आ रहा है। वो जेन्युइनली क्योंकि कार्टून्स देख रहे हैं इसीलिए वो गुस्सा कर रहे हैं, या फिर जेन्युइनली कोई रीज़न है। चलिए लास्ट 5 मिनट्स, हाँ फटाफट पूछेंगे। मैम एक थोड़ा सीरियस, यशोधरा। हाँ यशोधरा जी, एक सीरियस सा सवाल है। मैं जहाँ से आता हूँ छोटा शहर है और ये छोटा सा सीरियस सा सवाल बोला ना, मुझे वो गुटके वाला रील याद आ गया। किसी ने देखा है वो? अभी कीकू शारदा ने पोस्ट किया तो बहुत लोग शेयर कर रहे हैं। हाँ, एक सीरियस सवाल पूछते हैं, आप गुटका कब से खाते हैं? 1-2 महीना से।
कौन सा सूद पलास? हाँ तो मैम सवाल ये है कि हमारे गांव में मतलब पीरियोडिकली मतलब एक महीने में 1 या 2 सुसाइड्स होते हैं और वो 14-15 साल से लेके 20-25 साल के लड़के करते हैं। रीजन हरदोई की बात कर रहे हो? यस मैम सर, अपने गांव की कर रहा हूँ। और पिछले 4 महीने में हम काउंट करेंगे उनकी फैमिली बैकग्राउंड सब, आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम। और रीजन मैम कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो गया किसी से, गांव में जैसे कुछ अभी वो बात हो लखनऊ गई। वाला केस आया ना कि पबजी खेलने से रोका तो माँ को मार दिया, पिता की लाइसेंस ही रिवॉल्वर यार अभी कुछ और भी चीजें आ रही हैं। तो मैम ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, एज आई नो देम। बट उनके केसेस क्या अगेन हैं? जब तक हम टेस्ट नहीं करते हैं, जैसे ऐसे मैंने आपको सिम्टम्स होते हैं, तो अगर कोई अपना जान लेने की सोच रहा है, जैसे बोलते हैं ना यूर अ कावर्ड, यू थिंकिंग ऑफ कमिटिंग अ सुसाइड या जिसने किया, बट बहुत हिम्मत चाहिए होती है वो एक स्टेप लेने के लिए। जी मनीषा आप इधर आओ। गन कल्चर की बात चली, इज इट अबाउट कि हम कुछ जगहों पे जैसे गोली चलाना बड़ा आसान काम है, कुछ जगहों पे ऐसी मेंटालिटी है, सोसाइटी है कि अपनी जान लेना कोई बहुत मुश्किल आसान काम नहीं नहीं है, है, आसान है। अंगोछा डाला और लटक गए। बट हमें ये नहीं पता कि उनके दिमाग में जो ट्रबल चल रहा है वो कब से चल रहा है, उनकी वो टेस्टिंग एक नहीं दिन हुई में ना, नहीं तो है। हम ऑब्जर्व करके हमें लग रहा है कि यार इनको तो कोई कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ और जी। वैसे भी मेंटल, उससे जब बोलते हैं ना कि कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है या वो कोई जाना नहीं चाहता, कोई ऐसे बोलेगा अच्छा तुम पागल हो, अच्छा तुम पागल हो गए, तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, अपना इलाज कराओगे। इट्स सिमिलर, जैसे हमारा पेट में दर्द होता है या सर में दर्द, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही हम सिमिलर। लोग उसको उतना सीरियस नहीं लेते। हाँ जी। हाँ, मेंटल हेल्थ को लेके एक सवाल था मेरा कि हम लोग अक्सर होता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में कहते हैं कि कोई दोस्त अगर आपको बार बार फोन कर रहा है तो आप उसे ये एडवाइस देते हो किसी से बात कर लो ठीक हो जाएगा, पर आप उसको जज करते कि नहीं ये बहुत इनसेंसिटिव था तुम्हारे पार्ट में, अपने दोस्त को बोलना नहीं था ये कि तुम बात कर लो ठीक हो जाएगी तुम्हारी बीमारी। लेकिन जो इसका रेमेडी है मेंटल हेल्थ का, वो काउंसलिंग ही रेमेडी है। तो ये कैसे डिफरेंट है दोनों? अगेन वो कितने टाइम से क्या चल रहा है, अगर कोई इंसिडेंट हुआ है फैमिली में, आपको जैसे वो फोन क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ जरूर अर्जेंट होगा, उसको अर्ज होगा कि मुझे बात करनी है, मुझे बताना है कि मेरे साथ ये हुआ या मेरी फैमिली में ये हुआ, या कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज है ये वो। तो अगेन जैसे हमें इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, हमें उस इशू को देखना चाहिए कि यार क्या पता जरूर कुछ इशू होगा तभी वो बार बार फोन कर रहा है। आप एक बार नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं उनसे कि अच्छा क्या इशू है, वो आपको बताएंगे, तो एटलीस्ट उस समय का जो उनका वो अर्ज है वो खत्म हो जाएगा। उसमें मेरा एड पॉइंट ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि चलते फिरते अगर कोई मुझे लगता है कि मेरा दोस्त ठीक नहीं है मेंटली, तो हम चलते फिरते बोलते हैं अरे बात किया कर दोस्तों यारों से, बात करेगा ठीक हो जाएगा। जबकि मेरे पार्ट पे बहुत हद तक ये इनसेंसिटिव भी है कि इतना आसान नहीं है ये प्रॉब्लम सिर्फ बात करने से चली जाए। तो लेकिन रेमेडी जो इसका है वो सिर्फ और सिर्फ टॉक, आप एक काउंसलिंग ही है। हाँ एग्जैक्टली, बट अगेन आप उनको बोलेंगे तुझे काउंसलर के पास जा, काउंसलर से बात, वो फिर भी नहीं आएंगे, उनको तो लगेगा मेरे को तो कोई इशू नहीं है। सो इट्स बेटर दैट यू आर नॉट अ काउंसलर, ट्रेन काउंसलर, मतलब कि बट एटलीस्ट यू कैन लिसन टू दैट पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप थोड़े बहुत काउंसलर तो हम सब लोग होते ही हैं ना। अगर आप exactly. जैसा जो अभी जीशा बोल रही थी, करुणा, एम्पैथी, या आप किसी के साथ बात कर होता है ना, आप किसी से बात करते हो और रुलाई फूट पड़ती है, आप खुलने लगते हो, बताने लगते हो, वेंट आउट होता है, और एंड देन यू फील रिलैक्स्ड। और जब वो माइंड रिलैक्स है देन यू कैन मे बी आस्क देम कि आप काउंसलर के पास जा सकते हैं, अगर आपको और इश्यूज है यू कैन डेफिनेटली गो एंड वेंट आउट। तो वो जब एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होगा कोई एंड वंस इंडिविजुअल, यू हैव दैट कनेक्ट ऑफ फेथ, Yeah, आप कह exactly, सकते हो। हाँ जी, exactly. हाँ। मेरा सवाल ये है कि जो अमेरिका में इतनी बड़ी संख्या में जो इमिग्रेशन हो रहा है और सब गवर्नमेंट को दोनों को पता है, तो वहाँ रोकने के लिए क्या कर रही है सरकारें? इतने दर्दनाक हादसे हो जाते हैं तो उनको रोकने के लिए क्या कर रही है? पहले तुम पहली बार वीडियो पे आ रहे हो? यस सर। यू मस्ट बी नर्वस एंड एक्साइटेड, थोड़ा सा उत्तेजित, थोड़ा सा खुश भी होगे। पहली बार वीडियो पे आ रहे हो? यस सर। गुड। नाम बताओ अपना। अनूप। अनूप नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? रही। अनूप इज इंटर्न विद अस, और मुझे नहीं पता था कि ये उरई से। अरे यार, आधे स्टूडियो को पता है। आधे स्टूडियो को पता है? तुम क्या सब पे ये रॉब काटते फिरते हो क्या कि हम उरई के हैं? सब लोग आगे पूछते कहाँ के हो, बोले उरई के। बोले अब तुम ऊंची कुर्सी पे बैठो। हाँ क्या बोलते हो? एक सेकंड। हाँ क्या तो ये क्या बोलते घूमते हैं न्यूज रूम में? जहाँ से संपादक है मैं वहीं से हूँ, नाम तो पता ही होगा जगह। भैया के नाम का धौस दिखा रहा था। आता जाता रहता कार है बोला था। ये देखो इनको, कानपुर के नाम पे चौड़े हो गए तुरंत। हाँ सच पूछे तो इंटर्नशिप भी इसी बात पे लिया है। क्या? भैया का फोन आया होगा, इंटर्नशिप करवा दीजिएगा। आधे एमसी ने पूछा अच्छा भैया से कॉल करके करवाए हो क्या? IMC एक मास कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार इसको चलवाती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसके देश के कई शहरों में केंद्र हैं। अब है ना, जम्मू, अमरावती, आइजोल। तुम भी IMC से हो? और तुम भी हो? हाँ तुम भी हो क्या?
हाँ तब ठीक है। यू आर बेटर देन IMC। हाँ सवाल पूछ लिया। हाँ। अमेरिका क्या कर रहा है इस चीज़ को रोकने के लिए कि इमिग्रेंट्स इतने सारे आ रहे हैं? सी इट डिपेंड्स कौन कौन सी क्या क्या गवर्नमेंट क्या क्या लॉज लाते हैं। जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एक अलग काम करने का अलग तरीका था। अभी बाइडन गवर्नमेंट है, उनका अलग तरीका है। दे आर वेलकमिंग इमिग्रेंट्स, तो वो चाहते हैं कि हाँ ठीक है आप आइए। सो एवरीबडी वुड वांट टू गो टू अमेरिका। हादसे हो जाते हैं, आप पता नहीं हाथ हाँ। टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, Right. तो उनका अब तो उसमें अमेरिका अपनी बाउंड्री थोड़ी गिरा देगा यार। हाँ जी, वहाँ नेट लगा देगा, पक्का आम गिरे दाग ना लगे। हैं भैया वो तो है ना। अपना बॉर्डर ठीक है, मैं नेपाल तरफ गया टेम्पो में बैठे पूरी सवारी भरी, गाना जो जोर बज रहा, चले जा रहे हैं यार, हमको ये सही व्यवस्था है। वैसे ही होना चाहिए टेम्पो। चलिए एक आखिरी सवाल है। हाँ, और बाप रे इतने सारे हैं, तुम तो पूछ चुकी हो एक। गन कल्चर, हाँ गन कल्चर बता दीजिए तब तक में। तो गन कल्चर में क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो जैसे लॉबिस्ट जिसको बोलते हैं, वो ये इन पे काम कर रही है कि एक ऐसा लॉ लाया जाए जहाँ पे गन कंट्रोल, क्योंकि वहाँ पे बिना किसी लाइसेंस की गन मिल सबको अवेलेबल रहता है। आप जाके मार्केट से खरीद लाते हैं, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि आपकी पूरी की पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, आपका क्या नाम है, क्या आप करते हैं, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इंडिया जैसा होना चाहिए, इंडिया जैसा होना चाहिए, जिसमें विधायक जी सांसद जी वगैरह की पैरवी लगे, 8-10 बार फाइन लौटे, फिर असलाहा बाबू के पास जाके प्रबंध किया जाए। वो बहुत हो रहा है। उसके बाद पर्ची मिले। मेजर चीज वहाँ पे लगा के चले तो पता चले कि हाँ भैया इसका है। हाँ क्या 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 लगा के चले हैं तब पता चलता है कि हाँ भाई, अगर किसी के पास लाइसेंस ही है, लगी हुई है, तो आदमी कैसे पता चलता है? लाइसेंस ही सर, उसमें नंबर वंबर लिखा रहता है और आदमी बद्दी भी बांधता है बढ़िया से लग। और जो वाली होती हाँ, वो जो होती नहीं सर डोरी, हाँ डोरी, और जो वाली होती है तो छुपा के चलते हैं। जो अवैध होती है वो छुपा के चलते हैं, और जो लाइसेंसी होती है वो लगा के चलते हैं। तो सर लाइसेंसी से ये पता चलता है कि हाँ भैया का जलवा है, पावर कसका। डीएम से लाइसेंस पास करवा लिया भाई, हमला भी नहीं हुआ था तुम्हारे ऊपर कोई। कैसे मतलब हमला होने के बाद? मतलब एक ये मानते हैं थाने पे अगर आपके पर कभी हमला हुआ हो जानलेवा, तब आपको जल्दी लाइसेंस मिलता है, या आपकी गोल्ड की दुकान हो या बहुत बड़े व्यापारी हो, ये दिखाना पड़ता है थाने में कि हमको जान का खतरा है, तब थोड़ा सा जल्दी। पत्रकारों को भी मिल जाता है। हाँ हैं? लूंगा। ले क्या अरमान है तुम्हारा? हाँ सर। क्या तुम रिवॉल्वर लगा के न्यूज़रूम में आया करोगे? बैग में रख लेंगे। बैग में रख लेंगे? तुम्हें यहाँ किससे खतरा है? शौक है। शौक है क्या? बैग में रख के लल्लन टॉप के न्यूज़रूम में? मतलब लेने का एक शौक है सर, रिवॉल्वर। यार ये कैसा आदमी है यार, हैं? क्या एपिसोड नहीं चला, फायर कर दिया। ये वहां दूर से मशहूर शास्त्रीय गायक सिद्धांत मोहन की आवाज आ रही है। हाँ, यू वांटेड टू आस्क समथिंग। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि ये जो अमेरिकन ड्रीम जिसके लिए ऑब्वियसली क्रॉस करके ये गरिमा है, हमारी स्पोर्ट्स एंकर हैं, ये हिंदी भी अंग्रेजी की तरह बोलती हैं। हाँ गरिमा, तो ये रियली वर्थ इट है? क्योंकि आप इतना सारा ट्रॉमा झेलते हो और उसके बाद भी तो वर्थ इट होता है। उसके बाद डिप्रेशन के कितने चांसेस होते हैं? काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, सब कुछ। बस सबकी लाइफ अलग अलग होती है ना, सबकी इंडिविजुअल ड्रीम्स अलग अलग होते हैं। किसी को अपना फैमिली का देखना होता है, किसी को अपने बारे में देखना होता है। उनको लगता है कि बस ये 3-4 महीने तो अगर हम ये सह लेंगे, उसके बाद जो लाइफ होगी वो बिल्कुल अलग होगी। ऐसा कोई नंबर नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि कौन कैसे, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है। कोई उसको सह पाते हैं, जैसे दे आर थेरेपिस्ट, वहाँ पे बच्चों के लिए भी थेरेपिस्ट होते हैं, तो वो उनसे बात करते हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट योर ट्रॉमा, वो पूरा बताते हैं, तो थेरेपिस्ट आपको हेल्प करते हैं। कईयों के वो साथ में रहते हैं, जैसे PTSD बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो रह जाता है उनके साथ। पारिभाषिक शब्दों में थोड़ा ठहर के, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जी, आपका सवाल। यशोधरा जी ने अभी थोड़ी देर पहले एंगर मैनेजमेंट की बात की, तो मैम मुझे ये पूछना था कि जनरली कहा जाता है कि गुस्से में इंसान सच बोलता है, तो क्या ये एक्चुअली ये फैक्ट है या एक मिथ है? कि नहीं यार, ये फैक्ट है। मैं गुस्से में तुम लोगों को गधा बोलता हूँ, तुम लोग गधे थोड़ी हो यार, हैं? मैं बोलता हूँ ना गधे कहेंगे, और मैं गुस्से में बोलता हूँ गधा कहेंगा। इन जनरल सुनने में ये आता है गुस्से में इंसान जो बोलता है वो सच है आपके लिए, वो एक्चुअल फीलिंग्स। बट देन वो हमेशा बोलते हैं कि आपको गुस्से में नहीं बात करनी चाहिए, जब आपको गुस्सा आए तो यू हैव टू कीप योर माउथ शट। वो ऐसे भी बोलते हैं, अगर आपने सुना कि यू डोंट वांट टू से समथिंग दैट
you will affect others. बिकॉज ऑफ दिस कि आप सच बोल दोगे वो सामने वाले को बुरा लग जाए। तो बट अगेन सच और झूठ क्या है, मतलब कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग, वो या क्या सच है क्या झूठ है? आपके लिए वो सच होगा, मेरे लिए शायद वो नहीं होगा, right? नहीं नहीं, ये देखिए, मैं इस पे माफ करिए, मैंने आपकी तरह साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, थोड़ा बहुत लोगों को पढ़ा है। गुस्से में आदमी सच नहीं बोलता है। गुस्से में मम्मियां हम लोगों को कितनी बुरी बुरी चीजें बोलती हैं, हैं? आज ध्वनि मार रहा है। हाँ, पढ़ाई हो रही होती तो हमारे ताऊ जी, वो कुछ भी होता था तो वो डैश टी, मतलब मैं बोल नहीं सकता कि बच्चे। हाँ, आप तो मत ही बोलना। एक बार आपने बोला था, भैया ने एक बार लाइव में बोल दिया था। तो जो हमारी दीदी थी वो कह रही थी हमें क्या फर्क भाई, तुम क्या परेशान, वो अपने आप ही तो कह रहे हैं। नहीं, मम्मियाँ कितनी बुरी बुरी चीजें बोल देती हैं गुस्से में, हैं? नहीं बोलती हैं? मेरी तो बहुत बोल देती हैं। मुझे तो मारा भी है। अच्छा, नहीं, ये अब मैं देखो, देखेंगी यार। एकदम वैसे बोल रही है, मुझे तो मारा भी है। किसको नहीं मारा है? अरे अलग अलग चीजों से। हाँ, अलग अलग चीजों। देखो, हमारी जो मम्मियाँ होती हैं, मम्मी देखेंगी, इतने पास से मत दिखाइए। हमारी जो मम्मियाँ होती हैं, दरअसल वो बनना चाहती थी रॉकेट साइंटिस्ट, है ना? उनको प्रक्षेपास्त्र बनाने का शौक था और हुनर भी था, लेकिन तब इसरो ने अपने तमाम सेंटर खोले नहीं थे। तो फिर मम्मियों ने क्या किया, मम्मियों को लगा कि हाँ, मैं दुश्मन देश, तो बेलन, चप्पल, वाइपर, झाड़ू, चिमटा, जो मिला। मेरी मम्मी ने तो मुझे मेरे गांव में घड़े को ढकने के लिए लकड़ी का एक ढक्कन होता था जिसके ऊपर लोहे का कुंडा लगा होता था, उससे भी दुचरा है और फेंक के भी मारा है, ऐसे उड़न तश्तरी की तरह। और अपन को लगता था अपना तो लचीला बदन है। शिव शिव। नहीं नहीं, तुम्हें तो बचपन में एकदम ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया है। हंसना नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल, हाँ आज था, फटाक से। अच्छा, हाँ, शॉर्ट सवाल। हाँ, मेरा बस मैम सिंपल सा इतना है कि यूजुअली क्या होता है, जो हमारे बहुत क्लोज अजीज दोस्त होते हैं, तो कभी कभी हम पैटर्न्स नोटिस कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड थी, शी वाज गोइंग थ्रू समथिंग, आई डोंट नो कि वो कितना, मतलब जाना, जैसे ये बोलना भी गलत है क्योंकि मैं जज करने वाली कोई नहीं होती हूँ। तो 4 लोगों के बीच में उसने बैठ के कहा कि आई वेंट टू अ श्रिंक फॉर 2 वीक्स। और थोड़ा हिंदी में समझाइए। हाँ, कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी। उनको श्रिंक बोलते हैं? श्रिंक, हाँ सर, वो लिंगो। अच्छा, तो नहीं, देखिए, हम लोग सब लोग इस बात का ख्याल रखें कि जब भी कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करें जो हमें, जैसे तुम समझ गई, हमको समझ में नहीं आया, हमारे दर्शकों को भी नहीं आया, तो थोड़ा सा, हम कम्युनिकेशन के बिजनेस में है ना, मास कम्युनिकेशन। हाँ, तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास 2 हफ्ते के लिए गई, उसने कहा। तो वहां जो लोग बैठे थे उसमें से 2 बोले, अरे तुम्हें क्या जरूरत थी, क्यों गई? 2 चीजें हो गई हैं, या तो जो लोग इस चीज को समझते हैं वो ट्रिविलाइज को और ज्यादा करने लगे हैं, और दूसरे अगर उन्हें आप सजेस्ट भी कर दें कि गो सी अ श्रिंक, यानी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, मनोवैज्ञानिक के पास जाइए और एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, वो ऑफेंड हो जाते हैं। सवाल मेरा यही है कि हाउ डू वी ट्राई एंड नॉट ऑफेंड समबडी? अगर हम, जब हमारे सामने कोई ये कह रहा है कि वो गया और उसने एक श्रिंक, राइट, कि उसने किसी श्रिंक को, हाँ, माँ बाप के साथ भी वो समझते नहीं, वो कहते हैं कि तुम फोन साइड पे रख दो, फ्रूट खा लो, वर्कआउट कर लो, वो नहीं समझते। हाँ, तो जब कोई ये कहे तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आई थिंक जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक ऐसे कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसको वैसे ही लेना चाहिए जैसे आप, अगर आपके पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि मेरे पेट में दर्द है। जैसे आप फिजिकल हेल्थ के लिए जितने कंसर्न रहते हैं, मेंटल के लिए भी मेंटल के लिए भी इट्स लाइक, यू नो, योर माइंड, लाइक यू गो टू द जिम टू वर्क आउट, राइट? सिमिलरली योर माइंड आल्सो नीड्स टू वर्क आउट। ये तो हम बात करते हैं, आई एम जस्ट, आप उसके बाद कर लेगा। हाँ, मेरा एक सवाल ये था, एक बार ना एक पोस्ट था, उस पर लिखा हुआ था कि ये 4 बहुत कॉमन सी चीज़ थी, 4 चीज़ें, कि ये चीज़ें हैं तो आप डिप्रेशन में हैं। हाँ, राइट। और क्या लिखा था? बहुत ऑब्वियस चीज़ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि 4 वो ऑब्वियस चीज़ें हर किसी इंसान के साथ होती है। और फिर नीचे एक कमेंट था कि भाई इस पोस्ट में जो तूने चीज़ें लिखी है ना, वैसे हो ना हो मगर मैं ये पढ़ के जरूर हो जाएगा, राइट राइट। पहले के लोग मतलब इतना चीज़ों को लेकर के नहीं होते थे, उनके साथ भी प्रॉब्लम होती थी। आज के टाइम पे सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको लेकर के चीज़ें क्या बढ़ गई हैं? हाँ, ये दरअसल इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ फ्रेम को। जी, खत्म कर रहा हूँ, वहां से इशारा कर रहे हैं हमको, भद्दे भद्दे नहीं, सही इशारे कर रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी खत्म करो प्रोग्राम। कि लोग बोलते हैं अरे साहब आजकल के ज़माने में तो बड़ी बीमारियाँ, पहले के ज़माने में तो हमको ऐसा लगता था कि तो पहले के ज़माने में क्या लोग 9-9 फुट के होते थे क्या? पहले के ज़माने में भी, बल्कि
अब तो हेल्थ बेटर हुई है, औसत उम्र भी बेटर हुई है। तो बोले नहीं साहब पहले के ज़माने में तो लोगों की ये सब दिक्कतें नहीं होती थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि पहले ज़माने में डायग्नोज नहीं होती थी, कैंसर तो पहले भी करेक्ट होता रहा होगा। करेक्ट। पर इसमें जो है कि क्या दिस एक्सट्रीम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आज से 20 साल पहले जब मैं सुबह उठता था तो नित्य कर्म के बाद मेरा पहला काम होता था अखबार पढ़ना। मैं घंटा 2 घंटा अखबार पढ़ता था, उसके बाद अपनी कुछ पढ़ाई की चीज़ किया, ट्यूशन पढ़ने गया, कॉलेज गया, खेला। मैं उठता हूँ और 5 मिनट के अंदर मैं फ़ोन चेक कर रहा होता हूँ, व्हाट्सएप, ट्विटर, correct. फिर रात में जो वीडियो अपलोड हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कई बार कमेंट्स भी पढ़ने लगता हूँ। ये दिस इज़ विद इन 5 मिनट्स। और मैं उस वक्त से जो इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करना शुरू करता हूँ वो रात में सोने के ठीक पहले तक रहता है। ये ट्वीट हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, इस पर क्या रिएक्शन आया, मैगजीन का प्रोडक्शन कहाँ तक गया, दिस एक्सेस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। और फिर बीच में रहता है बहुत सारा, आपको कुछ स्मॉल टॉक करनी होती है, किसी ने रैंडमली हाय हाउ आर यू, आपने रिप्लाई किया, फिर आप 2 मिनट बाद चेक कर रहे हो क्या उसने आगे कुछ कन्वर्सेशन किया। हाउ डू वी रेगुलेट दिस, और इसका किस तरह का इम्पैक्ट होता है? सो अगेन अगर कोई भी कुछ चीज़ पोस्ट करता है, जैसे आप लोग तो मीडिया इंडस्ट्री में, सो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ व्हाट यू आर गिविंग आउट। आप क्या बता रहे हैं, क्या दे रहे हैं। जैसे आपने वो बताया कि वो 4 सिम्टम्स थे, जैसे हम भी जब कॉलेज में पढ़ते थे, हमने जब पढ़ा कि अच्छा OCD के ये सिम्टम्स है, तो हमें लगा कि हमें तो OCD है, हमें तो ये भी मेंटल डिसऑर्डर, हमें तो ये भी मेंटल डिसऑर्डर। बट अगेन इट हैज़ टू बी डायग्नोस्ड प्रॉपर्ली। अगर सपोज वो 6 महीने से ज़्यादा है, या अगर उसके जो सिम्टम्स है वो मैच हो रहा है आपकी डेली फंक्शनिंग में, जो हम पहले भी बात कर चुके, इफेक्ट करता है, तो वो एक्चुअली में कुछ है। बट अगर आप किसी पोस्ट को पढ़ के अपने आप को एनालाइज करते हैं कि नहीं शायद मुझे ये दिक्कत है, तो ऐसा नहीं करना है। अगेन एज अ लाइक कंटेंट क्रिएटर या जैसे एज अ साइकोलॉजिस्ट, आई पुट ऑन कंटेंट जहाँ पे आई एम श्योर कि एक वर्ड जो उसमें कमेंट कर रहे हैं या जो वो बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए इफ़ यू ऑल्सो सी समथिंग, जस्ट गो ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ थिंग्स। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी लोग से बात करिए, जैसे अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक को जानते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ दिक्कत है या किसी भी टॉपिक के बारे में, आप उनके एक्सपर्ट से बात करिए कि ये सही है कि नहीं है, और उसको ओमिट करने की कोशिश करिए। जैसे आप कंट्रोल करना हमारे हाथ में है कि व्हाट्सएप देखना है, रील्स देखनी है। आप रील्स देखने बैठो तो पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी, बट आप रील्स ही देखते रहोगे। बट आई हैव टू यू सेट अ टाइमर फॉर योरसेल्फ कि मुझे 1 घंटा देखना है या मुझे 15 मिनट देखना है, उसके बाद मुझे फ़ोन नहीं यूज़ करना। बहुत बार ऐसे भी होता है कि जैसे हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं, फ़ोन लॉकर में रख दो, पूरा आपका ताला और चाबी लगा के लॉकर में रख दो, एंड इट्स लाइक। और फिर उसके बाद जैसे बच्चे को अगर पनिशमेंट नहीं दे सकते, आजकल तो कौन मानता है पनिशमेंट से, उनको जैसे हम कोई भी रिवॉर्ड देना है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो आप अपना फोन 15 या आधे घंटे के लिए यूज कर सकते हो। इंसेंटिवाइज, या एग्जैक्टली, पर दैट वो इज वेरी अपने आप के लिए भी बड़ा जरूरी है। ऑन दैट नोट वील क्लोज दिस कन्वर्सेशन। गेस्ट इन द न्यूज रूम, ललन टॉक की एक नई शुरुआत है। हमें लगा कि ऐसी ही खुली खिली बातचीत होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे बौड़म पने से भरे सवाल हों, अच्छे सवाल भी हों, और गेस्ट भी थोड़ा सा सहज महसूस करें। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है, चाका माका, तो इसको आग की तरह फैला दो। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारे रिश्तेदार जो गुलाब के फूल और मोर के साथ गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं, बदला लेने का वक्त आ गया है। और ये बदला बढ़िया होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ज़रूरी किस्म की बातें की गई हैं। यशोधरा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इत्तेफाकन हम मिले थे, इत्तेफाकन ये शूट हुआ। इस सिलसिले को 13-14 साल बीत चुके हैं। सो मैं आपको, जैसे हमने बताया कि गुड्डू के घर का नाम गुड्डू है, हम लोग 14 साल पहले एक दोस्त की शादी में मिले थे, है ना। तो इसने बताया कि साइकोलॉजी, और हमने कहा यार ये तो बहुत सही होता है। नहीं, तब ऐसे नहीं बोला था। एंड शी इज डूइंग रियली ग्रेट एंड आई एम सो ग्लैड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ललन टॉक देखती हैं आप? बिल्कुल, रोज। ये बोलने के लिए कहा गया था। कौन सा प्रोग्राम पसंद है आपको? दुनियादारी। दुनियादारी। सोनू, हाँ दुनियादारी देखती है। ये दिखाओ, ये देखो ये कैसे लेटे हुए हैं दुनियादारी के राइटर हैं। इधर आओ, आ जाओ, भाग के आओ। ये देखिए, ये सोनू है, इनका घर का नाम अभिषेक है। ये दुनियादारी लिखते हैं। पहले हमारी साथी स्वाति लिखती थी दुनियादारी। स्वाति अब नहीं है यहाँ। हाँ, यहाँ नहीं है। अरे नहीं, जीवेम शरदा शतम, 100 बरस की उम्र हो, स्वस्थ रहे वो। स्वाति जर्मनी में है। आप में से कई लोग पूछते रहते हैं। सोनू दुनियादारी लिखते हैं और they're doing a brilliant job. They're doing brilliant job. Thank you very much. कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम अमेरिका में शिकागो में देखे जा रहे हो।
अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है एकदम। हम लोगों का वो वाला भी हो गया। कैसे लाइव गोल होता था, किसी एक व्यक्ति से पूछेंगे ऑन कैमरा कैसा महसूस कर रहे हैं आप। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।